आई एम लेवलिंग अप टू क्विकली। अध्याय 81। होस्ट को बधाई। ब्लड सी सिमिटर जैसे बेमिसाल एक्सपर्ट से मिलने के लिए, जो गेम में 10वें नंबर पर हैं, जिंदगी में पहली बार आपको 500,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में 7वें नंबर के बेमिसाल एक्सपर्ट्स कोंग जिवेई और कोंग जिवू से मिलने के लिए, जिंदगी में पहली बार आपको 900,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई। रिटर्निंग क्लिफ कोंग जिवेई और कोंग जिवू द्वारा जिंदगी में पहली बार अंदर आने के लिए मजबूर किए जाने के लिए आपको 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। जू वान बेबस था। मैं असल में चांद का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन चांद खाई पर चमकता है। मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने ब्रेक थ्रू पॉइंट्स बढ़ाने और अपनी ताकत बढ़ाते रहने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में कुछ मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल जाएंगे। खुशकिस्मती से तिब्बती ट्विंस और ब्लड सी स्किमिटर का पहले से ही अपाहिज क्राउन प्रिंस झू वयांग को मारने का कोई इरादा नहीं था। नहीं तो झू वयांग आज मर गया होता। मैं गुइजिया महाराज को अपना सम्मान देता हूँ। मैं महाराज क्राउन प्रिंस को समय से पहले लंबी उम्र की शुभकामना देता हूँ। पगिलिस्टिक कॉमनर कोंग जिवेई कोंग जिवू महाराज क्राउन प्रिंस को नमस्ते करता है। मैं क्राउन प्रिंस शॉ बिनान को नए शासक के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। क्राउन प्रिंस के बेडरूम में घुसने के बाद जियांगू के 3 टॉप 10 एक्सपर्ट्स झू वुआन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके पीछे खड़े कई गार्ड्स, महल की नौकरानियों और हिजड़ों ने यह अपनी आंखों से देखा। वे एक पल के लिए हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि झू वुआन, जो पहले से ही बेकार क्राउन प्रिंस है, में इतना चार्म होगा कि जियांगू के टॉप 10 एक्सपर्ट्स उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएंगे। होस्ट को बधाई कि वह गेम के टॉप 10 बेमिसाल एक्सपर्ट्स गुइजिया कोंग जिवेई और कोंग जिवू से जिंदगी में पहली बार फंसा। आपको 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ताकत की अहमियत की वजह से 90% ब्रेक थ्रू पॉइंट्स अपने आप होस्ट की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के प्रॉम्प्ट से झू वुआन को मामले की सच्चाई पहले ही समझ आ गई थी। लेकिन झू वयांग कितनी भी नाराज क्यों ना हो, वह इन 3 बुरे विलेन का सामना करते समय अपनी जान की परवाह किए बिना जुबान बिंग बेड पर बैठकर सिर्फ एक अच्छे चेहरे से कह सकती थी, प्लीज उठो, मुझे हैरानी है कि तुम मिलने क्यों आए हो। लगता है मैं तुम्हें जानती नहीं। गुइजिया कोंग जिवेई और कोंग जिवू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने आने का मकसद बताया। हमने सुना है कि क्राउन प्रिंस समझदार और ताकतवर हैं, कि वे राजकुमारों और राजकुमारियों में सबसे अलग हैं और वे रॉयल फैमिली टूर्नामेंट में अपनी उम्र के टॉप स्कोरर हैं। इसलिए हम क्राउन प्रिंस से मिलने आए हैं ताकि उन्हें बेहतर जानकारी मिल सके। हमें उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस हमें अपना लेंगे। क्राउन प्रिंस लो प्रोफाइल रह रहे हैं। हालांकि हाल ही में उन्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब तक हमें एक ज़रूरी पद पर रखा जाता है, क्राउन प्रिंस को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम क्राउन प्रिंस को राजगद्दी पर बैठने में भी मदद करेंगे। इन तीनों लोगों को डर था कि पागल सम्राट झू जेनवू झू वयांग पर ज्यादा शक नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने हर बात में झू वयांग को फंसाया। इसके अलावा वे काफ़ी सीधे साधे थे। आसपास के गार्ड, महल की नौकरानियां और हिजड़े सभी समझ गए कि उनका क्या मतलब है, और वे सभी एक पल के लिए चुप हो गए। अगर झू वुआन सोचने के लिए अपने पैर की उंगलियों का इस्तेमाल भी करता, तो उसे पता था कि 2 घंटे से भी कम समय में गुइजिया कोंग जिवेई और कोंग जिवू की बातें पूरे महल में फैल जाएंगी। बहुत से लोग जानते थे कि ये तीनों लोग साफ तौर पर झू वुआन को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे पागल सम्राट झू जेनवू को झू वुआन पर शक हो गया। हालांकि ये तो होना ही था कि कुछ बेवकूफ़ लोग उन पर यकीन कर लेंगे और झू वुआन के लिए कुछ मुसीबत खड़ी कर देंगे। इसके अलावा पागल सम्राट झू जेनवू की पागल पर्सनैलिटी को देखते हुए, भले ही गुइजिया और कोंग जिवेई का प्लान इतना अजीब और साफ हो, फिर भी वह उस पर यकीन कर सकता था। बदसूरत जोड़ी और ब्लड सी सिमिटर के वफादार भेष को देखकर झू वयांग का एक्सप्रेशन बहुत शांत था। ऐसे में हर कोई क्राउन प्रिंस के महल में गार्ड के तौर पर रह सकता है। अरे, झू वयांग की बातें सुनकर बदसूरत जोड़ी और ब्लड सी सिमिटर थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मन ही मन सोचा कि झू वयांग के रिएक्शन में कुछ गड़बड़ है। किसी से मिली जानकारी के मुताबिक नॉर्मल हालात में जब झू वुआन, बेकार क्राउन प्रिंस, उन्हें ये कहते हुए सुनता, तो वह सिर्फ डर से पीला पड़ जाता और बहुत ज़्यादा डर जाता। फिर वह उनसे जल्दी से भागने को कहता ताकि वे निकलने का मौका ले सकें। आखिरकार उनका मकसद पूरा हो गया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झू वुआन सच में उन्हें गार्ड के तौर पर पीछे रहने देगा। क्या ऐसा हो सकता है कि झू वुआन सच में ग्रैंड कमांडर की पोस्ट के लिए गलत इरादे रखता था और उन्हें अच्छे अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की तरह समझता था जो सच में उसकी मदद करने आए थे? ये सोचकर तिब्बती चाओडुओ और ब्लड सी सिमिटर को समझ नहीं आ रहा था कि हंसें या रोएं। वे मुश्किल में थे। आसपास के गार्ड्स, हिजड़ों और महल की नौकरानियों के चेहरे भी बदल गए।
उन्होंने जू वुआन को हैरानी से देखा, जैसे उन्होंने आखिरकार जू वुआन का दूसरा रूप देख लिया हो। एक पल के लिए पूरा क्राउन प्रिंस पैलेस अजीब सी खामोशी में डूब गया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अगली तिब्बती डुओ और ब्लड सी सिमिटर को धोखा दिया। आपने 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम पीछे नहीं रहना चाहता था और अपना वजूद दिखाने के लिए बाहर कूद पड़ा। जू वुआन की बातों से क्राउन प्रिंस पैलेस में सन्नाटा छा गया, वहीं शी यिक्सी भी हेवनली प्योरिटी पैलेस में आ गई। लेकिन अपने रुतबे की वजह से वह सीधे पागल सम्राट जू जेनेवु से नहीं मिल सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वह सिर्फ जू जिनजोंग से मिल सकती थी, जो इंटरनल अधिकारियों का इंचार्ज था। मैनेजर जू, प्लीज हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस को बचा लो। जू जिनजोंग के कमरे में घुसते ही शी यिक्सी ने जल्दी से कहा। क्राउन प्रिंस को क्या हुआ? जू जिनजोंग के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अभी अभी जियानबू के टॉप 10 मास्टर कांग बियान चाओ डुओ और ब्लड सी स्किमिटर क्राउन प्रिंस के पैलेस में घुस आए और क्राउन प्रिंस से मिलना चाहते थे। वे साफ तौर पर कुछ गलत करने वाले हैं। प्लीज उन्हें मारने और क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए कुछ मास्टर भेजो, शी यिक्सी ने कहा। जू जिनजोंग हैरान रह गया। उसके मन में कई ख्याल आए। क्या हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने तुम्हें मदद के लिए पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी आने को कहा था? हाँ, शी यिक्सी ने जल्दी से सिर हिलाया। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ट्विन फेस चाओ डुओ और ब्लड सी स्किमिटर को नहीं जानते। जब वे आए थे तो उसने उन्हें मना कर दिया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वे जबरदस्ती क्राउन प्रिंस के पैलेस में घुस जाएंगे। इसीलिए हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने मुझे पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी में मदद मांगने और इन दो पागल लोगों को मारने के लिए भेजा था। उद्धरण चिन्ह। जू जिनजोंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि जू वयांग ऐसा फैसला लेगा। जू जिनजोंग, जो महल में सब कुछ अच्छी तरह जानता था, उसे तुरंत एक साजिश का अंदाजा हो गया। अगर उसका अंदाजा सही था तो तथाकथित बदसूरत जोड़ी और ब्लड सी सिमिटर क्राउन प्रिंस के महल में मिलने गए थे। वहां कोई राजकुमार और राजकुमारी होनी चाहिए जो क्राउन प्रिंस जू वुआन को फंसा रहे थे। ये लोग सच में बहुत ज्यादा थे। क्राउन प्रिंस जू वुआन पहले से ही पूरी तरह से अपाहिज था, फिर भी वे उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। वे सच में बदकिस्मत थे। जू जिनजोंग, जो महल के सभी मामलों में अनुभवी था, उसे एहसास हुआ कि जू वयांग बेकार क्राउन प्रिंस शी यिक्सी की कुछ बातों से फंसाया गया था। ये साफ था कि दूसरी पार्टी जू वुआन बेकार क्राउन प्रिंस को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी ताकि पागल सम्राट जू जेनेवु का ध्यान मौत की प्रतियोगिता के नतीजों से हटाया जा सके। इस तरह वह इस मुसीबत से बच सकता था और पागल सम्राट जू जेनेवु के निशाने पर आने से बच सकता था। हालांकि ये तरीका थोड़ा अजीब था। जू जिनजोंग को सबसे ज्यादा हैरानी बेकार राजकुमार जू वुआन के रिएक्शन से हुई। वह असल में पहले ही पल लोगों को स्वर्ग की पवित्रता के महल में भेज सकता था ताकि पागल सम्राट जू जेनेवु से मदद मांग सके और ज़ांगबियन डुओ चाओ और ब्लड सी स्किमिटर को मार सके। वह साफ तौर पर अपनी हरकतों से पागल सम्राट जू जेनेवु को यह दिखाना चाहता था कि मुक्केबाजी की दुनिया के 3 टॉप रैंक वाले बेमिसाल एक्सपर्ट तिब्बती चाओ डुओ और ब्लड सी सिमिटर से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने कभी उनके साथ मिली भगत नहीं की थी, वरना वह पागल सम्राट जू जेनेवु से उन्हें मारने के लिए नहीं कहता। अगर उन दो जोकरों और ब्लड सी सिमिटर ने कुछ खास किया होता तो वे उसे फंसा रहे होते। और चाओ डुओ और ब्लड सी सिमिटर इतनी आसानी से क्राउन प्रिंस के महल में घुस गए। उन्हें जरूर किसी अंदर के आदमी की मदद मिली होगी। ये पक्का किसी राजकुमार या राजकुमारी का काम था। हालांकि जू जिनजोंग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि इस मामले के पीछे कोई प्रॉब्लम है और ट्रैश क्राउन प्रिंस जू वुआन की जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रैश क्राउन प्रिंस जू वुआन को ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था और उसने पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी से मदद भी मांगी थी, इसलिए जू जिनजोंग इसे हल्के में नहीं ले सकता था। एक पल सोचने के बाद जू जिनजोंग जल्दी से पागल सम्राट जू जेनेवु से मिलने गया और उसे इस मामले के बारे में बताया। वह पागल सम्राट जू जेनेवु को फैसला लेने देना चाहता था। आखिर जू जिनजोंग की ताकत के साथ वह कोने दायरे के पीक पर बेमिसाल एक्सपर्ट्स को जुटाने के काबिल नहीं था। जियानबू के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट सभी कोने दायरे के पीक पर बेमिसाल एक्सपर्ट्स थे। इस मामले के बारे में जानने के बाद पागल सम्राट जू जेनेवु बेवकूफ़ नहीं था। उसे ये भी एहसास हुआ कि कोई जू वुआन को फंसा रहा है। इस आदमी के इस डेथ कॉम्पिटिशन में बेहतर रिजल्ट लाने वाले राजकुमार और राजकुमारी होने की बहुत संभावना थी। पागल सम्राट जू वयांग का जू वयांग पर शक अपने आप दूर हो गया, लेकिन वह उस आदमी पर बहुत गुस्सा था जिसने चुपके से ज़ैंग बियान चाओ डुओ और ब्लड सी सिमिटर को महल में भेजा था। एम्प्रेस डोवेजर का महल और हेवनली प्योरिटी का महल एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे, क्योंकि दूसरी पार्टी चुपके से क्राउन प्रिंस के महल में 3 बेमिसाल एक्सपर्ट्स को भेज सकती थी, इसलिए उन्हें सम्राट की हत्या करने के लिए हेवनली प्योरिटी के महल में भेजना नामुमकिन नहीं था।
पागल सम्राट जू वयांग ने तुरंत ज़ियांटियन दायरे के पीक पर कई बेमिसाल एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया ताकि वे ज़ैंग बियन डुओ और ब्लड सी सिमिटर को मारने के लिए एम्प्रेस डोवेजे के महल जा सकें। साथ ही उसने अपने भरोसेमंद हिजड़ों और भरोसेमंद गार्ड्स को यह पता लगाने के लिए भेजा कि इस मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। लेकिन इससे पहले कि पैलेस ऑफ हेवनली प्योरिटी के कुछ बेमिसाल एक्सपर्ट क्राउन प्रिंस पैलेस पहुंच पाते, ज़ैंग बियन डुओ और ब्लड सी स्किमिटर को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने शर्मिंदगी में जू वयांग की तारीफ को तुरंत मना कर दिया और जल्दी में क्राउन प्रिंस पैलेस छोड़ दिया। पागल सम्राट जू जेनवू के भेजे बेमिसाल एक्सपर्ट फेल हो गए थे। आसपास के गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों को भी कुछ एहसास हुआ। पता चला कि ट्रैश क्राउन प्रिंस को फंसाया गया था। नहीं तो ज़ैंग बियन चाओ डुओ और ब्लड सी स्किमिटर ने अभी अभी कहा था कि उन्हें जू वयांग से बहुत उम्मीदें हैं और वे जू वयांग के आदमी बनना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बिना किसी वजह के ट्रैश क्राउन प्रिंस की पहचान को मना कर दिया और जल्दी में भाग गए। यह क्या बेकार साजिश और काम था। जब स्वर्ग की पवित्रता के महल से कई बेमिसाल एक्सपर्ट क्राउन प्रिंस के महल में घुसे तो गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियों को अचानक एहसास हुआ कि उनकी नज़र में बेकार क्राउन प्रिंस अभी भी इतनी बड़ी योजना बना सकता है। सच में कोई किताब को उसके कवर से नहीं पहचान सकता। थोड़ी देर में हुए इस टकराव ने क्राउन प्रिंस के महल में सभी को हैरान कर दिया। उसके बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि भले ही कचरा क्राउन प्रिंस अपना रास्ता भटक चुका था, फिर भी उसके पास कुछ दिमाग था। इस घटना के बाद न केवल वह व्यक्ति जिसने जू वयांग को चुपके से फंसाया था, बल्कि उसके काबिल एक्सपर्ट ज़ांग बियन शुआंगचो और ब्लड सी स्किमिटर को भी शाही दरबार में ढूंढा जाने लगा। ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी पत्नी और अपने सैनिकों दोनों को खो दिया था। नुकसान काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि उसने दुश्मन को 1000 और खुद को 800 से घायल कर लिया था। इस मामले का अनुभव करने के बाद जू वयांग को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिल गए थे और वह कास्टवेन के 9वें लेवल तक पहुंचने के बहुत करीब था। जैसे ही जू वयांग को लगा कि यह मामला खत्म हो गया है, उसने दुश्मन की साजिश को सफलतापूर्वक कुचल दिया। महल में चुपचाप गपशप की लहर फैलने लगी। क्या तुमने सुना? ज़ैंग बियन डुओ चाओ और ब्लड सी स्किमिटर सच में बेमिसाल एक्सपर्ट हैं जिन्हें क्राउन प्रिंस जू वयांग ने चुपके से भर्ती किया था। उस दिन मैं असल में क्राउन प्रिंस जू वयांग से चुपके से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ राजकुमारों और राजकुमारियों को पता चल गया और उन्होंने यह बात लीक कर दी। जब क्राउन प्रिंस जू वयांग ने ये सीन देखा तो उसने तुरंत साथ दिया और इतना बड़ा शो किया ताकि वह महाराज का शक दूर कर सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्राउन प्रिंस जू वयांग इतने चालाक होंगे। ऐसा लगता है कि वह उतने बेकार नहीं है जितना सब सोच रहे थे। ये साफ है कि वह पिछले कुछ क्राउन प्रिंस की तरह ही हैं, जो बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहे हैं। उनके कुछ और ही इरादे होंगे और वह राजगद्दी के लालच में हैं। किसने कहा कि मार्शल आर्ट का रास्ता अब राजगद्दी के लिए खतरा नहीं है? इसलिए वे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट उन पर ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा करने के लिए तैयार हैं। इस तरह उनकी कीमत लगाई जा सकती है। किस्मत पर मुसीबत आती है और किस्मत इस पर निर्भर करती है। क्राउन प्रिंस जू वयांग की होशियारी सच में ज़बरदस्त है। वह कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते और वह सह सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस जू वयांग कोई आम इंसान नहीं है। इस महीने के आखिर में होने वाले कंपटीशन में क्राउन प्रिंस जू वयांग अपने साथियों में सबसे अच्छे हैं। उनकी लिखने की कला और मार्शल स्ट्रैटेजी बहुत चौंकाने वाली है। उद्धरण चिन्ह सच कहूं तो ऐसी अफवाहों में बहुत सारी कमियां थीं। कई कमियां साफ दिख रही थीं और तो और हिडन एज ट्विंस और ब्लड सी स्किमिटर द्वारा जू वयांग को फंसाने की बात पूरे इंपीरियल सिटी में पहले ही फैल चुकी थी। इसलिए इन अफवाहों के लॉजिक में एक प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे जैसे ये अफवाहें और तेज़ होती गईं, जू वयांग, जो असल में मछली पकड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर बैठा था, थोड़ा उदास हो गया। हालांकि ऐसी अफवाहों में कई प्रॉब्लम थीं। जैसा कि कहा जाता है, 3 लोग मिलकर एक बाग बनाते हैं। जब काफ़ी लोग कहते थे तो नकली सच हो सकता था। इसके अलावा अफवाहें इतनी तेज़ी से फैल रही थीं कि यह साफ था कि उनमें कई कमियां थीं। लेकिन मैड एम्परर जू जेनवू ने फिर भी इसे नज़रअंदाज कर दिया। ये पता नहीं था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं। लेकिन मैड एम्परर जू जेनवू की अभी की क्रेजी पर्सनैलिटी, इतनी सारी अफवाहें सुनने के बाद और पर्दे के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति की ताकत के साथ, उसे अब भी जू वयांग पर शक हो सकता है। जू वयांग को एक पागल आदमी से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी जो टैलेंट से बहुत ज़्यादा जलता था। कुछ सोचने के बाद जू वयांग को लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन पूरे क्राउन प्रिंस पैलेस में उसके ज़्यादा भरोसेमंद साथी नहीं थे। भले ही कुछ दरबारियों और महल की नौकरानियों को उसने पहले ही जीत लिया हो, फिर भी इन कमज़ोर और खूबसूरत औरतों का क्या काम हो सकता था। इससे पहले कि जू वानहाओ कोई हल सोच पाता, उसे खबर मिली कि निंग तायू, जो पागल सम्राट जू जेनवू के बाद तीसरे नंबर का शाही डॉक्टर था, उसके शरीर की जांच करने के लिए बेडरूम में आने वाला था। ये जानते हुए कि निंग तायू जल्द ही क्राउन प्रिंस के बेडरूम में पहुंचेगा, जू वयांग का चेहरा उदास हो गया।
वह इस बारे में काफ़ी बेबस था। दुश्मन ने पहले ही यह साफ कर दिया था कि उसे फंसाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आखिर में पागल सम्राट जू जेनवू को अब भी उस पर शक था। कोई हैरानी नहीं कि उसने कुछ ही दशकों में अपने 100 से ज़्यादा बच्चों को मार डाला था। नौजहां राष्ट्र का शाही महल सच में खतरनाक था। उसने सोचा था कि वह भविष्य में एक अच्छी जिंदगी जी पाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि कमियों से भरी एक अफवाह की वजह से उसे एक बार फिर जिंदगी और मौत के संकट का सामना करना पड़ेगा। पागल सम्राट जू जेनवू के अलावा टॉप 3 शाही डॉक्टरों में से एक होने के नाते निंग ताइयू की मेडिकल स्किल्स न सिर्फ शानदार थी, बल्कि उनकी ताकत भी कोने दायरे के आखिरी स्टेज तक पहुंच गई थी। अगर जू वुआन ने कुछ दिन पहले अपनी समझने की सबसे बड़ी काबिलियत का इस्तेमाल करके ग्रीन ड्रैगन कंसीलमेंट और मस्टर्ड सीक्रेट टेक्निक को मिलाकर मिथिकल सीक्रेट टेक्निक ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड तक नहीं पहुंचाया होता, तो एक बार निंग ताइयू के उसके शरीर की जांच करने पर उसकी सारी ताकत जरूर सामने आ जाती। मिथिकल सीक्रेट टेक्निक ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड के उसकी रक्षा करने के बावजूद जू वुआन के निंग ताइयू से छिपने की सिर्फ 70% संभावना थी। अगर वह सावधान नहीं रहता तो वह बर्बाद हो जाता। पहले पागल सम्राट जू जेनवू ने भी जू वुआन की रिकवरी देखने के लिए लोगों को भेजा था। हालांकि उसने हर बार सिर्फ आम शाही डॉक्टरों को ही भेजा था। उनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज पर थी और उन्हें कोई भी अजीब बात नहीं मिली। अब जब अफवाहें अभी शुरू ही हुई थीं, तो उसके शरीर की जांच करने वाले व्यक्ति की जगह पागल सम्राट जू जेनवू के भरोसेमंद शाही डॉक्टर ने ले ली थी। कोई बेवकूफ़ भी यह नहीं मानेगा कि इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। शाही डॉक्टरों से ऊपर होते थे और सम्राट के शरीर के इंचार्ज होते थे। बड़े नाइन झाओ देश में सिर्फ 13 शाही डॉक्टर थे और उनमें से हर एक देश के मेडिकल फील्ड में टॉप पर था। सबसे कमज़ोर तीसरे रैंक और उससे ऊपर का एक बड़ा अफसर होता था, खासकर टॉप 3 शाही डॉक्टर, जिनमें से हर एक फर्स्ट ग्रेड अफसर था। दरबार के बड़े अफसरों से तुलना करने पर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उनका रुतबा कितना ऊंचा था। आमतौर पर ये शाही डॉक्टर सिर्फ पागल सम्राट जू जेनवू के शरीर का इलाज करने के लिए जिम्मेदार होते थे और असल में हरम में राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों पर ध्यान नहीं देते थे। अब पागल सम्राट जू जेनवू ने अपने शरीर की जांच के लिए एक मेडिकल एक्सपर्ट निंग ताइयू को भेजा था। उसे जू वुआन पर शक हो गया होगा। जू वुआन को नहीं पता था कि पागल सम्राट जू जेनवू सच में इसे नहीं देख पा रहे थे या वह जानबूझकर साथ दे रहे थे। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर जू वुआन की ठीक से जांच की और पक्का किया कि वह सच में अपाहिज है। मार्शल आर्ट्स का उसका आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था और वह अब अपनी गद्दी को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता था। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा थी। आखिर पागल सम्राट जू जेनवू कोई बेवकूफ़ नहीं था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह इतनी आसान सी बात को भी न देख सके। जू वुआन ने आह भरी, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। पागल सम्राट जू जेनवू के भेजे शाही डॉक्टर निंग ताइयू का सामना करते हुए वह सिर्फ आज्ञाकारी होकर अपनी जांच करवा सकता था और बात न मानने की हिम्मत नहीं कर सकता था। निंग ताइयू जल्दी से क्राउन प्रिंस के बेडरूम में घुसा और जू वुआन के शरीर की जांच शुरू करने से पहले जू वुआन को थोड़ा झुकाया। होस्ट को इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू से जिंदगी में पहली बार मिलने के लिए बधाई। आपने 30,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू से जिंदगी में पहली बार जांच करवाने के लिए बधाई। आपने 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जू वुआन की रिकवरी का निंग ताइयू का इंस्पेक्शन नकली था। उसका मुख्य मकसद जू वुआन के स्ट्रेंथ रेल्म की जांच करना था, साथ ही यह भी पता लगाना था कि क्या उसके मेरिडियन डैमेज हुए थे और उसका प्रिमोडियल यांग खो गया था। मजबूत अंदरूनी ताकत एक भूखे भेड़िए और बाघ की तरह थी जो जू वुआन के शरीर में घुसते ही दहाड़ने लगी। उसने बिना किसी झिझक के जू वुआन के शरीर के हर हिस्से को चेक किया। एक बार जरा सी भी गड़बड़ी होने पर वह बार बार उसकी पुष्टि करता। निंग ताइयू, जो दयालु और रहमदिल दिखता था, हमला करते समय काफ़ी बेरहम था। उसका मजबूत अंदरूनी युआन जू वुआन के मेरिडियन में गहराई तक घुस गया, लगभग इस बात की कोई चिंता किए बिना कि वह जू वुआन के मेरिडियन को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं। जू वुआन ने पौराणिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक एजियो ड्रैगन मस्टर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। कास्टवेन के 8वें टिए की अपनी ताकत को छिपाने की पूरी कोशिश की। उसकी अंदरूनी क्यूई उसके सरसों के बीज में छिपी हुई थी। उसका खून, क्यूई और शरीर कमज़ोर हो गया था और यहाँ तक कि उसके दाहिने पैर के मेरिडियन, जो पहले से ही ठीक थे, एजियो ड्रैगन मस्टर्ड की वजह से एक घायल सीन में बदल गए थे। निंग ताइयू भी अपनी जांच करने की तकनीक को पूरी ताकत से घुमा रहा था। एक बार फिर जू वुआन के खराब मेरिडियन, उसके शरीर में क्यूई और खून और जू वुआन के शरीर के उन हिस्सों की जांच कर रहा था जो ऊपर से ठीक नहीं हुए थे। बार बार 6 से ज़्यादा बार जांच करने के बाद उसने धीरे धीरे अपने अंदर के सार को बाहर निकाला। होस्ट को बधाई कि इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू ने जिंदगी में पहली बार आपकी जासूसी की। आपने 300,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं।
होस्ट को बधाई की इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू ने जिंदगी में दूसरी बार आपकी जासूसी की। आपने 200,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई की इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू ने जिंदगी में तीसरी बार आपकी जासूसी की। आपने 100,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। झू वुवान को जिस बात ने थोड़ा बेबस कर दिया था वह ये थी कि इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू के कामों ने झू वुवान को कुछ लाख और ब्रेकथ्रू पॉइंट्स दिला दिए थे। उसकी ताकत फिर से बहुत बढ़ जाएगी। पहले मिले ब्रेकथ्रू पॉइंट्स के अलावा झू वियांग ने इस समय अपने शरीर में 10 लाख से ज़्यादा ब्रेकथ्रू पॉइंट्स जमा कर लिए थे। खुशकिस्मती से निंग ताइयू ने अपनी जांच पूरी कर ली थी और उसे जल्द ही निकल जाना चाहिए। उसके जाने के बाद झू वियांग शांति से ब्रेकथ्रू पॉइंट्स की इस लहर को महसूस कर सका। अरे, एक जगह है जिसकी मैंने अभी ठीक से जांच नहीं की है, मुझे उसे फिर से चेक करना है। उम्मीद है महाराज को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही झू वियांग को लगा कि निंग ताइयू का चेकअप खत्म हो गया है और उसने राहत की सांस ली, निंग ताइयू अचानक मुड़ा और झू वियांग की बॉडी को फिर से चेक करना चाहता था। इस लेट स्टेज कोनेट एक्सपर्ट, जो पागल सम्राट झू जेनेवू का भरोसेमंद शाही डॉक्टर भी था, कि छोटी सी रिक्वेस्ट का सामना करते हुए क्या झू वुवान मना करने की हिम्मत करेगा। ठीक है, थैंक यू इंपीरियल फिजिशियन निंग। झू वुवान ने मुस्कुराने की कोशिश की और शुक्रगुजार होकर कहा, निंग ताइयू को जो करना था करने दिया। झू वियांग को कितना सीधा सादा देखकर निंग ताइयू का शक और भी कम हो गया। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, फिर 7वीं बार झू वियांग के शरीर की जांच करने लगा। इस बार निंग ताइयू ने और भी ध्यान से जांच की। कहा जा सकता है कि उसने इंच जांच की, एक भी जगह छूटी नहीं। इतनी चौतरफा जांच के सामने झू वुवान के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड को पूरी तरह घुमाया और पूरी कोशिश की कि उसके शरीर में कोई भी गड़बड़ी न दिखे। निंग ताइयू का चेकअप लगभग धरती पर मौजूद कुछ इंस्ट्रूमेंट जितना ही अच्छा था। यह इतना डिटेल था कि झू वुवान भी इसे मान नहीं सका। आखिर वे दोनों आदमी थे। क्या तुम्हें ऐसा चेक करते हुए अजीब नहीं लगा? अगर यह कोई महिला शाही डॉक्टर होती तो ठीक था। चूंकि उसके शरीर की इस हालत तक जांच की गई थी तो ज़्यादा से ज़्यादा झू वियांग उससे शादी कर लेता। लेकिन निंग ताइयू एक आदमी था और एक बूढ़ा आदमी था। ऐसे हालात में झू वियांग उससे शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन ऊपर से तो झू वियांग काफ़ी बात मानने वाली लग रही थी। वह एक बात मानने वाली छोटी सफ़ेद खरगोश की तरह थी जो वहीं लेटी थी और उस अजीब अंकल को जितना चाहे छूने दे रही थी। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू को मारने का इरादा कर लिया। तुमने 200,000 ब्रेकथ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। झू वुवान के चेहरे पर मुस्कान और शुक्रगुजार होने का भाव आ गया, मानो वह निंग ताइयू की मेहनत से की गई जांच से बहुत इमोशनल हो गई हो और रोने ही वाली हो। लेकिन रोंगटे खड़े होने के नीचे धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। इंच थोड़ा निंग ताइयू ने धीरे धीरे उसे ऐसे देखा जैसे कोई अजीब अंकल हो जिसे कोई लोली पसंद आई हो और वह उस लोली के हर हिस्से के फायदे समझना चाहता हो। झू वुवान को अब अपनी शर्मिंदगी और गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। जब उसने बेचैन ब्रेकथ्रू पॉइंट को दबाया तो उसने निंग ताइयू को पता चलने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत से पौराणिक लेवल की सीक्रेट टेक्निक एजियो ड्रैगन मस्टर्ड को फैलाया। नहीं तो उसकी मौत उसका इंतजार कर रही थी। झू वानहाओ ने कभी नहीं सोचा था कि पागल सम्राट झू जेनेवू के मरने से पहले वह कुछ दिनों तक शांति और सुकून की जिंदगी जी पाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि महीने के आखिर का कंपटीशन असल में उसके लिए इतनी मुसीबत लाएगा। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसका सिर जमीन पर गिर जाएगा। पता चला कि वह कभी सुरक्षित नहीं रहा था। हर रात तथाकथित खाना पीना और मौज मस्ती करना, बस बेड़ियां पहनना था। जब तक पागल सम्राट झू जेनेवू मर नहीं जाता, नहीं, जब तक वह अपनी किस्मत को कंट्रोल नहीं करता, वह मारा जा सकता था। इस समय झू वानहाओ पागल सम्राट झू जेनेवू के चॉपिंग बोर्ड पर एक मछली की तरह था। अगर पागल सम्राट झू जेनेवू तैयार होता तो वह झू वानहाओ को कभी भी परलोक भेज सकता था। सिर्फ एक अफवाह की वजह से, जिसमें बहुत सारी कमियां थीं, झू वियांग स्वर्ग से नर्क में गिर गई थी। कोई भी झू वियांग की हालत का अंदाज़ा लगा सकता है। झू वुवान अपनी झूठी खुशी से पूरी तरह जाग गई और बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई। हालांकि अब सबसे ज़रूरी बात यह थी कि निंग ताइयू को पता चलने से बचाने के लिए खुद को जितना हो सके छिपाए। 2 घंटे बाद निंग ताइयू की जांच आखिरकार खत्म हो गई। झू वुवान के पूरे सहयोग से निंग ताइयू ने भी अपनी सावधानी कम कर दी। पौराणिक सीक्रेट टेक्निक ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड की ताकत के अलावा झू वियांग आखिरकार इस मुसीबत से बच निकली और निंग ताइयू को पता नहीं चली। नहीं तो आज झू वियांग की मौत का दिन होता। महाराज, आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा, निंग ताइयू ने निर्देश देते हुए चिंता करने का नाटक किया। जैसे ही उसने झू वुवान के लिए दवा लिखी, उसने राहत की सांस ली।
ये बेकार राजकुमार सच में एक सुअर था। वह बाघ को खाने के लिए सुअर होने का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि एक ऐसा सुअर था जो बधिया होने वाला था। झू वुआन ने जोश में शाही डॉक्टर निंग ताइयू को भगा दिया, जो उसकी परवाह करता था और निंग ताइयू की शक्ल को क्राउन प्रिंस के कमरे से निकलते हुए देखता था। तभी वह बिस्तर पर बैठा और कंबल के नीचे लेट गया और उन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को ध्यान से देखने लगा जो उसके ऊपर झुंड में आ रहे थे। हालांकि इस बार वह किसी तरह बच गया था और शाही डॉक्टर निंग ताइयू को नहीं मिला, लेकिन यह माना जा सकता था कि वह एक जानलेवा मुसीबत से बच गया था। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि अगली बार क्या होगा। अगर पागल सम्राट झू झेनवू को इतनी साफ साफ फंसाना भी शक पैदा करने वाला था, तो कितने लोग क्या उसे और कितनी बार शक होगा। बस यूं हुआ कि ज़ू वियांग अभी अस्वस्थ था, इसलिए उसके लिए उसका पूरा चेकअप करने का बहाना ढूंढना आसान था। शायद अगला चेकअप जल्द ही हो जाए। इस बार ज़ू वियांग किस्मत से बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा। मौत का संकट जो उसे लगा था कि कल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, अचानक फिर आ गया था, जिसने ज़ू वुआन के दिल की सारी कल्पनाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। जब तक मैड एम्परर नहीं मरता, लड़ाई नहीं रुकेगी। अगर किसी की ताकत काफ़ी नहीं है तो उसका भविष्य अंधकार में होगा। जहां तक उसकी ताकत के स्टैंडर्ड तक पहुंचने की बात है, उसे मैड एम्परर से आगे निकलना होगा और पूरे जियोझाओ नेशन की मार्शल आर्ट्स की दुनिया पर राज करना होगा। कोई दूसरा मार्शल आर्टिस्ट ज़ू वानहाओ का मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि बढ़ती खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए क्या उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स कमाने पर लगी पाबंदियों को छोड़ देना चाहिए और जानबूझकर ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की मात्रा कम करना बंद कर देना चाहिए जो वह कर सकता था। कमाएं। झू वियांग अभी भी थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, शाही डॉक्टर निंग ताइयू ने पागल सम्राट झू झेनवू को देख लिया था। बूढ़े आदमी निंग ताइयू, महाराज को नमस्कार। उठो, क्राउन प्रिंस की तबीयत कैसी है? पागल सम्राट झू झेनवू ने अपनी कृपाण लहराए और लापरवाही से पूछा। पागल सम्राट झू झेनवू का भरोसेमंद साथी होने के नाते निंग ताइयू स्वाभाविक रूप से समझ गया कि पागल सम्राट झू झेनवू किस बारे में चिंतित था। क्राउन प्रिंस के मेरिडियन खराब हो गए हैं और उनकी रिकवरी बहुत धीमी है, खासकर पिछले कुछ दिनों में। शायद ये बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजाने की कमी के कारण है, उनकी रिकवरी की गति और भी धीमी हो गई है। अभी की गति के अनुसार 2 से 3 महीने के बिना ठीक होना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस हर रात अय्याशी में लगे रहते हैं और उनकी आंक्यू बहुत कम हो गई है। इससे दवा की ताकत का असर और कम हो गया है। इसलिए हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के लिए अपने मेरिडियन को ठीक करना और गोल्डन बोन रिफाइनमेंट दायरे में पहुंचना लगभग नामुमकिन है। क्या ऐसा है? पागल सम्राट झू झेनवू ने दिल से राहत की सांस ली। उन्होंने कन्फर्म किया कि कुछ अफवाहें सच में झूठी थीं। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्हें ये बात समझ में आई। पागल सम्राट झू झेनवू को शायद ये सब पता ना हो कि ज़ू वुआन ने इतने सालों में क्या किया है, लेकिन कम से कम उन्हें ये बात साफ थी। उन्होंने उसे कैसे भी देखा, वह उस तरह का शैतान नहीं लग रहा था जो अपनी ताकत छिपाकर अपने समय का इंतजार करे। झू वियांग सच में कमज़ोर, नाकाबिल, बेवकूफ़ और बेकार था। शाही डॉक्टर निंग ताइयू ने एक बार फिर कन्फर्म किया, जिससे पागल सम्राट झू झेनवू का शक दूर हो गया कि झू वुआन अपनी ताकत छिपा रहा है। मेरे हिसाब से हिज हाइनेस के मेरिडियन खराब हो गए हैं, उनकी नींव कमज़ोर है, उनका ज़रूरी यांग खत्म हो गया है और उनका शरीर कमज़ोर है। ऐसे में मैं क्राउन प्रिंस को कुछ कीमती खजाने दूंगा ताकि वह जल्द से जल्द ठीक हो सकें। पागल सम्राट झू झेनवू हल्के से मुस्कुराए। मैं समझ गया। शाही डॉक्टर निंग ताइयू ने जल्दी से सिर हिलाया। इस समय झू वियान आखिरकार इस मुसीबत के शुरुआती स्टेज से निकल गया था। लेकिन जैसे ही पागल सम्राट झू झेनवू ने सोचा कि निंग ताइयू पीछे हट जाएगा, उसने देखा कि निंग ताइयू अभी भी किनारे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर परेशानी का भाव था। शाही डॉक्टर निंग, क्या आप मुझे कुछ और बताना चाहते हैं? पागल सम्राट झू झेनवू ने निंग ताइयू को कन्फ्यूजन में देखा। निंग ताइयू थोड़ा हिचकिचा रहा था। यह कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो बस मुझे डिटेल में बताएं। आप मेरे कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए मुझसे इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पागल सम्राट झू झेनवू ने हाथ हिलाया। ठीक है, तो ये बूढ़ा मंत्री सीधी बात करेगा। महाराज, प्लीज़ ये सुनकर इस बूढ़े मंत्री को बकवास करने के लिए दोष मत दीजिए। निंग ताइयू ने जल्दी से सिर झुकाया। इस बूढ़े नौकर ने हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस की जांच की तो इस बूढ़े नौकर ने पाया कि हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस न सिर्फ शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके मेरिडियन खराब हैं, बल्कि उनकी इंसानी जड़ें भी कुछ कमज़ोर हैं। यह असर डाल सकता है, ये फर्टिलिटी पर असर डालता है। फर्टिलिटी पर असर डालता है क्या? पागल सम्राट झू झेनवू थोड़ा हैरान रह गया। इसका क्या मतलब है? निंग ताइयू ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सीधे शब्दों में कहूँ तो हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस के लिए किसी औरत को प्रेग्नेंट करना बहुत मुश्किल है।
हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस की अभी की शारीरिक हालत और इंसानी जड़ों की हालत को देखते हुए शायद उनके लिए इस जिंदगी में बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा। पागल सम्राट जू जेनवू हैरान रह गया। उसे कुछ दिन पहले अपने पुराने यान को खोने पर जू वयांग का रिएक्शन याद आया। वह चाहता था कि उसके 100 बच्चे और 1000 नाती पोते हों ताकि वे जू शाही परिवार को फिर से बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा सकें, भले ही इसके लिए उनका भविष्य बर्बाद हो जाए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बस कुछ ही समय हुआ था और उसे पहले ही पता चल गया था कि इंसानी जड़ में कोई प्रॉब्लम है। उसने सोचा कि जब जू वयांग को पता चलेगा तो उसे कैसा लगेगा। और नौ झाओ देश के लोगों के पास ऐसे आदमी के लिए एक नाम था जो औरतों को प्रेग्नेंट नहीं होने दे सकता था, और वह था नकली हिजड़ा। जियू झाओ देश का क्राउन प्रिंस जू वुआन एक नकली हिजड़ा था। अगर यह बात फैल जाती तो बहुत बड़ा हंगामा होता। कोई भी अपने पैरों की उंगलियों से अंदाजा लगा सकता था। ये सिर्फ जू वुआन का दुख नहीं था, ये पूरे 9 झाओ देश का दुख था। अगर जू वुआन सिर्फ आधे महीने के लिए क्राउन प्रिंस नहीं बना होता तो पागल सम्राट जू जेनवू इस पूरी तरह से अपाहिज क्राउन प्रिंस को हटा देता। काफी देर चुप रहने के बाद पागल सम्राट जू जेनवू खुद को ये पूछे बिना नहीं रख सका, क्या इसके इलाज की कोई संभावना है? ये निंग ताइयू ने एक पल सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। अगर तुम ज्यादा टारगेटेड टॉनिक लो और ज्यादा बीज बोओ तो तुम अभी भी प्रेग्नेंट हो सकती हो। ऐसे में पहले क्राउन प्रिंस का इलाज करते हैं। अगर 1-2 महीने बाद भी कोई रिएक्शन नहीं होता तो जू जेनवू ने गहरी सांस ली। फिर क्राउन प्रिंस को हटाने के बारे में सोचो। ये बूढ़ा मंत्री मानेगा। निंग ताइयू जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। पागल सम्राट जू जेनवू अब अपनी कृपाण कला की प्रैक्टिस करने के मूड में नहीं था। वह मुड़ा और स्टडी की तरफ चला गया। साथ ही क्राउन प्रिंस को 10 बेमिसाल सुंदरियों का इनाम दो जिन्हें वह जन्म दे सके। पूरी कोशिश करो कि उसे बच्चा हो, नहीं तो हमारे 9 झाओ देश की इज्जत उसके कारण पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। 9 झाओ राष्ट्र में उन औरतों की एक खास परिभाषा थी जो बच्चे पैदा कर सकती थीं। उनके बड़े बट, सुंदर रूप और ऊंचे पहाड़ थे। इसलिए जू वयांग को पागल सम्राट जू जेनवू से जल्दी ही 10 बट, सुंदर रूप और ऊंचे पहाड़ मिल गए। सबसे खूबसूरत औरत। इन 10 सुंदरियों को देखकर, जिनमें कई समानताएं थीं, जू वयांग भी थोड़ा हैरान था। क्या ये पागल सम्राट जू जेनवू का उस पर शक करने और उसकी जांच करने का मुआवजा था? हालांकि चूंकि यह मुआवजा था, इसलिए उसके शरीर की हालत के अनुसार यह किसी तरह का रामबाण इलाज, स्वर्ग का खजाना या ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ऐसी 10 सुंदरियां क्यों थीं? क्या ऐसा हो सकता है कि पागल सम्राट जू जेनवू शिकायत कर रहा था कि वह काफ़ी कमज़ोर नहीं है और जू वयांग का सार निकालने के लिए और खूबसूरत औरतों को भेजना चाहता था ताकि वह बिस्तर पर मर सके? हालांकि जब निंग ताइयू वह दवा लेकर आया जो शरीर और इंसान को पोषण दे सकती थी, जू वुआन को आखिरकार समझ आ गया कि क्या हुआ था। शायद जू वुआन ने अपनी ताकत छिपाने के लिए ग्रीन ड्रैगन मस्टर्ड का इस्तेमाल करते समय अपनी ताकत बहुत ज़्यादा छिपा ली थी। उसने अपनी इंसानी जड़ों को भी कमज़ोर और बेजान दिखाया था, इसीलिए निंग ताइयू और पागल सम्राट जू जेनवू को गलतफहमी हुई थी कि उसके लिए प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उसने इतनी सारी खूबसूरत औरतें और पौष्टिक दवाइयाँ भेजी थीं। असल में जू वयांग सच में बहुत हेल्दी थी, इतनी की सेहत से फूली नहीं समा रही थी। वह महल के किसी भी राजकुमार और राजकुमारी से कहीं ज़्यादा हेल्दी थी। उसकी इंसानी जड़ बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जू वयांग को समझ नहीं आ रहा था कि इस पर हंसे या रोए। फिर उसे स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से कई नोटिफिकेशन मिले। होस्ट को बधाई की इंपीरियल फिजिशियन निंग ताइयू ने जिंदगी में पहली बार उसे नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 100,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की मैड एम्परर जू जेनवू ने जिंदगी में पहली बार उसे नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 1 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई की इंटरनल ऑफिशियल सुपरवाइजर जू जिनजोंग ने जिंदगी में पहली बार उसे नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 200,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। ये खबर कि जू वुआंग एक कमज़ोर इंसान है और नकली हिजड़ा है, महल के हर कोने में तूफान की तरह फैलने लगी। जू वुआन असल में एक नकली हिजड़ा है। उसके लिए बच्चे पैदा करना असल में नामुमकिन है। यह हमारे जू शाही परिवार ने असल में ऐसी चीज़ पैदा की है। सबसे ज़रूरी बात, वह हमारे 9 झाओ देश का क्राउन प्रिंस है। अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा तो हम जू वुआन को क्राउन प्रिंस बनने के लिए मजबूर नहीं करते। अब जब वह शर्मिंदा है तो ठीक है, पूरा जू रॉयल परिवार भी शर्मिंदा होगा। मुझे उम्मीद है कि पागल सम्राट अपना गुस्सा हम पर नहीं निकालेगा, नहीं तो सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। किस कमीने ने ये किया? अगर वह जू वुआन को फंसा नहीं सका तो ठीक है, लेकिन उसने सच में इतनी गड़बड़ कर दी। क्या उसका दिमाग भर गया है? जू वुआन सच में बदकिस्मत है। अगर वह कमज़ोर और नाकाबिल है तो ठीक है, लेकिन वह असल में एक नकली हिजड़ा है। कुछ दिन पहले तक वह अभी भी 100 बच्चों और 1000 नाती पोतों के लिए चिल्ला रहा था।
सच कहूँ तो अगर मैं जू वुआन होता तो मैं खुद को फिर से शर्मिंदा होने से बचाने के लिए अभी सुसाइड कर लेता। आखिर वह अब न सिर्फ खुद को शर्मिंदा कर रहा है बल्कि पूरे नाइनजाओ को भी। देश, मुझे डर है कि इतने बड़े दक्षिणी बंजर इलाके में कभी कोई हिजड़ा या क्राउन प्रिंस नहीं रहा। हमारा जियूझाओ देश सच में जू वुआन की वजह से मशहूर होने वाला है। ये सभी महल में राजकुमार और राजकुमारियां, हरम में रखेलें और बाहर कुछ जानकार बड़े लोग और मंत्री भी। उन सभी ने इस खबर को कंफर्म किया और झू वुआन को नकली हिजड़ा समझ लिया। इस एक्शन से झू वुआन को स्वाभाविक रूप से बहुत सारे ब्रेकथ्रू मिले। झू वुआन स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की स्क्रीन को बस खाली आंखों से देख सकता था जो रिफ्रेश होती रहती थी। थोड़े ही समय में लाखों ब्रेकथ्रू पॉइंट आ गए। झू वुआन को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जबरदस्ती बनाए गए ब्रेकथ्रू पॉइंट झू वुआन की ताकत को दूसरे लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी थे। ये बकवास था। क्या वह फिर से बैकफायर हो गया था? झू वुआन रोना चाहती थी लेकिन उसके आंसू नहीं थे। उसने ब्रेकथ्रू पॉइंट से आने वाले असर की लहरों को निराशा में झेला, क्योंकि वह जियांग के वेनफोजिंग रिकॉर्ड को मशीन की तरह घुमा रही थी। बहुत सारी अजीब एनर्जी सोख रही थी और वेनफोजिंग के 9वें टियर की ओर मजबूती से बढ़ रही थी। लोड्स चक्र मेरिडियन, ये वह चक्र मेरिडियन था जिसे कास्ट वेन के 9वें टियर को फोज करने की ज़रूरत थी। ये निचले डेंटियन और सिर को जोड़ता था। एक बार जब ये सफलतापूर्वक फोज हो जाता तो यह एक मार्शल आर्टिस्ट की समझ को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता था। साधना करते समय व्यक्ति का दिल भी बर्फ की तरह साफ हो जाता। उस अवस्था में जाना और तेजी से सुधार करना आसान हो जाता। सब जानते थे कि सिर में एक आत्मा होती है जो एक मार्शल आर्टिस्ट के सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है। इसलिए लोड्स चक्र को फोज करने की प्रक्रिया के दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही मार्शल आर्टिस्ट के सिर को चोट पहुंचा सकती थी। कम से कम वह मूर्ख तो बन ही जाएगा और कम से कम वह मौके पर ही मर जाएगा। लोड्स चक्र मेरिडियन को बहुत सावधानी से बनाना पड़ता था। इसके अलावा 9वें चक्र मेरिडियन को बनाने के लिए ज़रूरी प्रेशर और भी ज़्यादा था। इसलिए लोड्स चक्र मेरिडियन को बनाना सबसे मुश्किल चक्र मेरिडियन कहा जा सकता है। भले ही कई फाउंडेशनल मेरिडियन स्टेज मार्शल आर्टिस्ट ने वह कल्टीवेशन मेथड हासिल कर लिया था जिससे लोड्स चक्र मेरिडियन बनाया जा सकता था, लेकिन सेफ्टी कारणों से वे अभी भी ये लोड्स चक्र मेरिडियन बनाने को तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने सीधे इनेट रेल में जाना शुरू कर दिया। असल में ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट जिनके पास रिसोर्स थे वे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेशन टेक्निक चुनते समय ऐसी कल्टीवेशन टेक्निक चुनते थे जिनमें लोड्स चक्र शामिल नहीं होता था। ऐसा लोड्स चक्र को एस्टेब्लिश करने के प्रोसेस में खतरों से बचने के लिए किया जाता था। भले ही झू वुआन के पास बेमिसाल मार्शल टेक्निक, रिवर मेरिडियन कास्टिंग रिकॉर्ड, बेदाग दाव फाउंडेशन और ब्रेकथ्रू पॉइंट की मदद थी, फिर भी वह लोड्स चक्र मेरिडियन बनाने के प्रोसेस में बहुत सावधान था। उसे डर था कि कोई भी गलती उसे ज़रूर बहुत बुरे नतीजे देगी। परेशान होने से बचने के लिए झू वुआन सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में छिप गया और उसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया। सीक्रेट ट्रेनिंग रूम की सुरक्षा के साथ कोनेट रेल के पीक पर एक बेमिसाल एक्सपर्ट के लिए भी सीक्रेट ट्रेनिंग रूम को तोड़ना मुश्किल होगा। लोड्स चक्र थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा था, लेकिन स्पीड बहुत धीमी थी। ये दूसरे चक्र मेरिडियन बनाने की स्पीड का एक हिस्सा भी नहीं थी। यहाँ तक कि झू वुआन, जिसके पास हर तरह के फायदे थे, उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह लोड्स चक्र बनाते समय पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान को धकेल रहा हो। कोई सोच सकता है कि दूसरों के लिए लोड्स चक्र बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। ठीक इसी वजह से भले ही बहुत से लोग जानते थे कि एक बार लोड्स चक्र बन जाने के बाद यह एक मार्शल आर्टिस्ट की समझ और काबिलियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ये लोग अक्सर लोड्स चक्र बनाना छोड़ देते थे। इसका कारण बस इतना था कि यह बहुत मुश्किल और ख़तरनाक था। चूंकि ज़ियानिटियन दायरे में आगे बढ़ने के लिए लोड्स चक्र बनाना ज़रूरी नहीं था, तो सुरक्षा कारणों से इसे क्यों न छोड़ दिया जाए। इसलिए बहुत से लोगों ने ढिलाई बरतने और परेशानी से बचने का फैसला किया। यहाँ तक कि जीनियस मैड एम्परर झू जेनवू ने भी लोड्स मेरिडियन बनाने से पहले ही हार मान लेने का सोचा था। इतनी चौंकाने वाली मुश्किल के साथ एक बार जब उन्होंने लोड्स चक्र मेरिडियन को सफलतापूर्वक बना लिया तो उन्हें जो फायदे मिल सकते थे वे भी चौंकाने वाले थे। टैलेंट और समझ में बढ़ोतरी बेसिक बातें थीं। यह एक मार्शल आर्टिस्ट को भविष्य की साधना लड़ाइयों में शांति और फोकस बनाए रखने में भी मदद कर सकता था। चाहे वह साधना की एफिशिएंसी हो या मार्शल आर्ट्स की ताकत, ये भी बढ़ेगी। इसलिए भले ही यह मुश्किल और ख़तरनाक था, झू वुआन फिर भी इसे बनाने में लगा रहा और धीरे धीरे समय बीतने दिया। किसी समय बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन झू वुआन के शरीर में कमल चक्र आधा ही बना था, इसलिए झू वुआन ने इसे नज़रअंदाज किया और धीरे धीरे कमल चक्र बनाना जारी रखा। सुबह से दोपहर तक, फिर दोपहर से आधी रात तक और सुबह के शुरुआती घंटों तक झू वुआन आखिरकार बड़ी मुश्किल से लोड्स चक्र मेरिडियन बनाने में कामयाब रहा। कास्ट वेन का 9वां लेवल।
लोट्स चक्र मेरिडियन बनाने के साथ जू वयांग को साफ महसूस हुआ कि उसका दिमाग बहुत साफ हो गया है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ज्ञान से भर गया हो और वह बहुत फुर्तीला और बुद्धिमान बन गया हो। उसकी समझ में बहुत सुधार हुआ था और उसका टैलेंट भी मजबूत हुआ था। उसे साधना की तकनीकों और गुप्त तकनीकों की बेहतर समझ थी। उसका पहले से ही भयानक टैलेंट, काबिलियत और समझ में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ था, जिससे उसकी सीमाओं को तोड़ने के संकेत मिल रहे थे। लोट्स चक्र मेरिडियन बनाने से जू वुवान के शरीर में जियांग ही के अंदर की ची की मात्रा और क्वालिटी भी बढ़ गई थी और उसका शरीर भी एक गहरे लेवल तक कठोर हो गया था। इस समय जू वुवान की पूरी ताकत पूरी तरह से एक क्वासी फर्स्ट रेट एक्सपर्ट के लेवल पर पहुंच गई थी। आम हालात में एक आम इंसान के लिए 60 साल से ज़्यादा के बिना इस लेवल तक पहुंचना नामुमकिन था। असल में वे शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी क्वासी फर्स्ट रेट एक्सपर्ट की रैंक में कदम नहीं रख पाते। सीधे शब्दों में कहें तो जू वुआन की अभी की ताकत के साथ अगर उसका सामना उन फर्स्ट रेट एक्सपर्ट से होता जो 3 या 4 चक्र मेरिडियन पर भरोसा करके इनेट रेल में घुसने के लिए काफ़ी लकी थे, तो वह जीत सकता था। बेशक अगर दूसरी पार्टी की ताकत पहले ही ज़ियानेटियन रेल्म के बीच के स्टेज तक पहुंच गई होती तो जू वुआन के लिए उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता। हालांकि आम हालात में जो मार्शल आर्टिस्ट कोनेट रेल में कदम रख सकते थे वे असल में कास्ट मेरिडियन स्टेज पर 4 से ज़्यादा चक्र मेरिडियन बना सकते थे। इसलिए जू वुआन की अभी की ताकत के साथ उसके लिए कॉर्नर दायरे के शुरुआती स्टेज में एक फर्स्ट रेट एक्सपर्ट को हराना अभी भी बहुत मुश्किल था। हालांकि एक 17 साल के क्वासी फर्स्ट रेट मास्टर को पूरे सदर्न वेस्टलैंड में 9 झाओ नेशन में तो छोड़ ही दें, एक बेमिसाल राक्षस माना जाता था। पागल सम्राट जू जेनेवू जो 9 झाओ कंट्री में अजेय थे, 30 साल की उम्र के बाद ही क्वासी फर्स्ट रेट एक्सपर्ट्स की कैटेगरी में आए। इसके अलावा उस समय पागल सम्राट जू जेनेवू की ताकत जू वुआन की अभी की ताकत से कहीं कम थी। इस समय जू वानहाओ की ताकत पूरे इंपीरियल पैलेस में भी सबसे नीचे नहीं मानी जाती थी। किसी भी हालत में उन्हें ऊपरी मिडिल लेवल में माना जा सकता था। हालांकि अपनी अभी की ताकत के साथ उनके लिए इंपीरियल गार्ड्स के पीछा से बचना अभी भी नामुमकिन था, इसलिए वह फिलहाल भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार कास्टवेन के 9वें टियर में जगह बनाई। आपने 1.6 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। कास्टवेन के 9वें टियर में जगह बनाने के बाद जू वुआन को बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की इस लहर से जू वुआन ने न सिर्फ कास्टवेन के 9वें टियर पर अपनी ताकत को स्टेबल किया, बल्कि वह एक कदम आगे बढ़कर कास्टवेन के 10वें टियर के थोड़ा और करीब पहुंच गई। कास्टवेन का 10वां लेवल कास्टवेन की सबसे बड़ी परफेक्शन थी। इस दायरे की कल्टीवेशन के लिए नए चक्र मेरिडियन बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि बनाए गए 9 चक्र मेरिडियन को एक साथ जोड़कर एक पूरा बनाया जाए, या दूसरे शब्दों में कहें तो निचले डेंटियन के साथ एक छोटा साइकिल बनाया जाए। नसें जुड़ी हुई थीं, सर्कुलेशन कभी न खत्म होने वाला था और अंदर की ची खुद से बन रही थी। ये कास्टवेन रेल्म का बड़ा शकल था। अपने शरीर में इनर क्यूई को महसूस करते हुए जू वुआन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह लो प्रोफाइल रहना चाहता था और जितना हो सके धीरे धीरे बेहतर होना चाहता था, लेकिन किसने सोचा होगा कि सिर्फ आधे महीने में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम सच में ये बहुत बड़ा नुकसान था। होस्ट को बधाई कि 9 झाओ नेशन के सबसे अमीर आदमी ने तुम्हें जिंदगी में पहली बार नकली हिजड़ा समझ लिया। तुम्हें 1 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि 9 झाओ किंगडम की महारानी ने तुम्हें जिंदगी में पहली बार नकली हिजड़ा समझ लिया। तुम्हें 2 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम से नोटिफिकेशंस अभी भी लगातार आ रहे थे। समय समय पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस पॉपअप हो जाते थे, जिससे जू वुआन बहुत परेशान हो जाता था। हालांकि ये परेशान होने का समय नहीं था। बाहर के लोग पहले ही जबरदस्ती दरवाज़ा तोड़ने लगे थे। जू वुआन और नहीं रुक सकता था, वरना अगर वह पागल सम्राट जू जेनेवू को अपनी ओर खींच लेती तो मामला गंभीर हो जाता। हालांकि बाहर जाने से पहले उसे पहले अपने एक्सप्रेशन को संभालना था। जू वयांग को एक्सप्रेशन मैनेज करने का कुछ अनुभव था। आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में धरती पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के ग्रुप देखे थे और उसने उनके कई जादुई एक्सप्रेशन भी देखे थे। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपने पहले पोर्क नहीं खाया है तो आपने सुअर को दौड़ते हुए देखा है, और देखने के बाद आप स्वाभाविक रूप से थोड़ा सीख जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद जू वुआन ने जियांग ही के अंदर की क्यूई की मदद से अपने चेहरे से आंसू निकाले और हैरानी में सीक्रेट ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा खोला। महाराज, क्या हुआ? आप ठीक हैं? महाराज, क्राउन प्रिंस बाहर आ गए हैं। दरवाज़ा तोड़ने के लिए कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्राउन प्रिंस, वो आपने इस नौकर को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही उसने सीक्रेट ट्रेनिंग रूम का दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि दर्जनों गार्ड, हिजड़े और महल की नौकरानियां बाहर इंतजार कर रही थीं। अच्छी बात यह थी कि क्राउन प्रिंस पैलेस के लोगों ने इस बात की खबर पागल सम्राट जू जेनेवू को नहीं दी थी।
नहीं तो और भी लोग आते और जू वयांग के सामने आने का चांस और भी ज्यादा होता। खुद को लेकर परेशान खूबसूरत औरतों के ग्रुप को देखकर जू वुआन ने थोड़ा गिल्ट महसूस करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मुझे बस लगा था कि मेरे लिए 100 बच्चे पैदा करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं थोड़ा दुखी था और थोड़ी देर सीक्रेट ट्रेनिंग रूम में रहा। जू वुआन की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा था कि जू वुआन ने अपनी असली प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड कर लिया है। अगर जू वुआन, इस नकली हिजड़े और बेकार क्राउन प्रिंस को कुछ हो गया तो वे भी मुश्किल में पड़ जाएंगे। जू वयांग को लगा कि वह अब और नहीं रुक सकती। वह नालायक, मूर्ख या बेवकूफ़ कहलाना बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन एक नेक इंसान होने के नाते वह यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई उसे हिजड़ा कहे। ये जानना ज़रूरी था कि जू वयांग धरती पर एक फिटनेस एक्सपर्ट थी, 6 पैक एब्स वाली। हर बार जब वह अपने 6 पैक दिखाती तो अनगिनत लड़कियों की आंखें चमक उठतीं और वे माचो मैन चिल्लाती रहती और चाहती कि वे तुरंत जू वयांग पर झपट पड़ें। इसलिए भले ही जू वयांग अपनी पिछली जिंदगी में कोई हैंडसम आदमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ औरतों की कमी नहीं थी, नकली हिजड़ा भी नहीं। इसलिए जू वानहाओ ये साबित करना चाहता था कि वह प्रेग्नेंट हो सकता है। नहीं, उसे औरतों को प्रेग्नेंट करने में काबिल होना चाहिए, इसलिए वह नकली हिजड़ा नहीं था। सबूत के तरीके की बात करें तो पागल सम्राट जू जेनवू ने बहुत सी खूबसूरत औरतें भेजी थीं जो बच्चे पैदा कर सकती थीं। जू वयांग उनसे बच्चा पैदा करवा सकता था ताकि वह साबित कर सके कि वह हिजड़ा नहीं है। हालांकि यह कई टाइम ट्रैवल नॉवेल के नॉर्मल रूटीन के खिलाफ था, लेकिन कई टाइम ट्रैवल नॉवेल की कहानी के मुताबिक मेन कैरेक्टर आमतौर पर मशहूर होने या दुनिया हिला देने वाली मार्शल आर्ट सीखने के बाद ही अपने पीछे कोई वंशज छोड़ने के बारे में सोचता था। लेकिन जू वुआन बहुत मुश्किल में था और कभी भी मुसीबत का सामना कर सकता था। उसकी ताकत सिर्फ फाउंडेशन मेरिडियन स्टेज पर थी और हर जगह कोनेट एक्सपर्ट थे जो उसे मार सकते थे। ऐसे हालात में बच्चे पैदा करने का यह अच्छा समय नहीं था। बदकिस्मती से उन्हें पहले ही इस हद तक मजबूर किया जा चुका था। जू वयांग कैसे पीछे हट सकता था? इसके अलावा उसके आसपास बहुत सी लड़कियां थीं जो शाही खानदान से प्रेग्नेंट होकर एक ही कदम में टॉप पर पहुंचना चाहती थीं। अगर भविष्य में जू वयांग सच में मर भी जाती तो भी जू रॉयल फैमिली उन्हें उस खानदान के साथ मुश्किल जिंदगी नहीं जीने देती जिससे वे प्रेग्नेंट थीं। कम से कम भविष्य में वे रॉयल फैमिली से जुड़े तो होते। जू रॉयल फैमिली उन्हें नज़रअंदाज नहीं करती और नाइन झाओ किंगडम भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं करता। एक मारने को तैयार था और दूसरा सहने को तैयार था। नहीं, ये कहना चाहिए कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जू वयांग ने बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया। अफसोस की बात है कि कुछ कड़ी मेहनत के बाद भी उसने मॉडर्न समाज से मिले अनुभव को फॉलो किया और सही समय पर कंसीव किया। जू वुआन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके लिए औरतों को प्रेग्नेंट करना सच में बहुत मुश्किल लग रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसे कोई प्रॉब्लम थी, उसकी जड़ में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। इसके उलट वह बहुत हेल्दी था। इसका मुख्य कारण ये था कि उसके जीन्स बहुत परफेक्ट थे। नौजहाओ देश के बुद्धिमान जीवों की तुलना में जू वयांग के जीन एकदम सही थे। एक बार जब उनके वंशज हो गए तो जू वयांग के वंशज कम से कम ऐसे बेमिसाल चमत्कार होंगे जो 1000 साल में एक बार दिखाई देंगे। ठीक इसी वजह से इस दुनिया के बुनियादी नियमों के अनुसार जितने ज्यादा अद्भुत जीन होंगे, बुद्धिमान जीव उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा और बच्चे होने की संभावना उतनी ही कम होगी। जू वुआन के जीन बहुत चौंकाने वाले थे, इसलिए आम औरतों के लिए उसके जीन का सामना करना बहुत मुश्किल था। या यूं कहें कि जू वुआन के खून का आम औरतों के शरीर में बढ़ना बहुत मुश्किल था। ये आम औरतें कमज़ोर थीं और उनकी शारीरिक फिटनेस जू वयांग से बहुत कम थी। इसके अलावा उनका टैलेंट और काबिलियत जू वयांग से बहुत कम थी। उसके लिए जू वयांग का सार लेकर आसानी से प्रेग्नेंट होना लगभग नामुमकिन था। ये देखने के बाद जू वयांग को भी थोड़ी निराशा हुई। हालांकि यह कुछ हद तक अच्छी बात थी, लेकिन अगर उसके लंबे समय तक बच्चे नहीं होते तो उसे सच में असली हिजड़ा या नकली हिजड़ा कहा जा सकता था। बेइज्जती। जू वुआन का दिल थोड़ा टूट गया। उसी समय ये खबर और तेज हो गई कि जियूझाओ देश के क्राउन प्रिंस जू वुआन एक नकली हिजड़ा हैं। खासकर जब जू वुआन क्राउन प्रिंस के बेडरूम में प्रेग्नेंट नहीं हो पाए तो ये बात और भी फैल गई। होस्ट को बधाई कि मून कैपिटल के लाखों लोगों ने जिंदगी में पहली बार आपको नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 3 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि जियूझाओ किंगडम के लोगों ने जिंदगी में पहली बार आपको नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 8 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि नाइन झाओ नेशन के लोगों ने जिंदगी में पहली बार आपको नकली हिजड़ा समझ लिया। आपको 20 मिलियन ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। चाहे यह इस मामले की खासियत हो या असर या जू वयांग पर इसका गहरा असर, इसे पहले कभी नहीं हुआ कहा जा सकता है। इसलिए जैसे जैसे ये घटना और ज़्यादा गंभीर होती गई, स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने जू वयांग को और ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स भी दिलाए।
ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की कई लहरों के बाद झू वियांग की ताकत फिर से बढ़ जानी चाहिए थी। वैसे वह 2 दिन पहले ही कास्टवेन के 9वें टियर में पहुंचा था और अभी तक वहां के हिसाब से ढल नहीं पाया था। ऐसा लग रहा था कि वह अगले दायरे में पहुंचने वाला है। क्या पाप है? क्या ये खबर कि नौजहां नेशन का क्राउन प्रिंस एक नकली हिजड़ा था सच में इतनी सनसनीखेज और खास थी? लेकिन ये डैडी सच में नकली हिजड़ा नहीं था। इस डैडी के जीन्स बहुत परफेक्ट थे, इसलिए उसके लिए बच्चे पैदा करना आसान नहीं था। पिछली बार जब उसकी जांच हुई थी तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह अपने भेष में बहुत आगे निकल गया था। तुम्हें इस राजा पर यकीन करना चाहिए। ज़ू वुवान बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स में डूबने से पहले लगातार रोता रहा। इन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के असर से ज़ू वुवान के शरीर में चक्र मेरिडियन एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़ गए, जिससे एक लगभग परफेक्ट, कभी न खत्म होने वाला रहस्यमय अंदरूनी सर्कुलेशन बन गया। इस अंदरूनी सर्कुलेशन ने ज़ू वुवान के शरीर में 9 चक्र मेरिडियन और निचले डेंटियन को अच्छे से जोड़ा। साथ ही इसने ज़ू वुवान के शरीर के हर कोने को जोड़ा, जिससे ज़ू वुवान को बहुत फायदा हुआ। जैसे जैसे चक्र मेरिडियन एक दूसरे से जुड़े और इंटरैक्ट करते गए, ज़ू वुयान के शरीर में जियांग हे इनक्यूई बहुत तेजी से बढ़ी और ज़्यादा मजबूत और शुद्ध होती गई। इनक्यूई जितनी मजबूत होगी, शरीर के लिए पोषण उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली और गहरा होगा। जियांग हे की इनक्यूई भी ज़ू वुवान के शरीर के अलग अलग हिस्सों की ओर बढ़ने लगी, जिससे ज़ू वुवान के शरीर को लगातार पोषण और सुधार मिल रहा था। ज़ू वुयान की ताकत बढ़ रही थी। ज़ू वुयान का डिफेंस बढ़ रहा था। ज़ू वुयांग की स्पीड बढ़ रही थी। ज़ू वुयान का जोश बढ़ रहा था। ज़ू वुयान के अंदर की ची बढ़ रही थी। ज़ू वुवान की पूरी ताकत में बहुत सुधार हुआ था। 9 चक्र मेरिडियन एक साथ मिलकर एक बदलाव लाने वाली ताकत बना रहे थे। जाहिर है, इससे ज़ू वुवान में भी बदलाव लाने वाला सुधार आया था। अपने शरीर के हर कोने में सुधार का एहसास ज़ू वानहाओ को सच में मदहोश कर रहा था। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में, जिन्होंने कास्ट मेरिडियन स्टेज पर सिर्फ 3 या 4 या 5 या 6 चक्र मेरिडियन जोड़े थे, ज़ू वियांग, जिसने एक ही बार में 9 चक्र मेरिडियन जोड़े थे, को बेशक ज़्यादा फायदा हुआ था। इस वेव में मिला ब्रेक थ्रू पॉइंट बहुत चौंकाने वाला था। बहुत जल्द ज़ू वुवान ने कास्ट मेरिडियन स्टेज के 10वें स्टेज पर अपनी ताकत को स्थिर कर लिया। ज़ू वुवान की मौजूदा ताकत के साथ वह ज़ियांटियन दायरे के शुरुआती स्टेज में आम फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट्स के खिलाफ पूरी तरह से लड़ सकती थी। इसके अलावा वह एक फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट थी जिसने कास्ट मेरिडियन स्टेज पर 5 या 6 चक्र मेरिडियन बनाए थे। दूसरे शब्दों में, हालांकि ज़ू वुआन इस समय कॉर्नेट रेल में फर्स्ट रेट एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत कुछ फर्स्ट रेट एक्सपर्ट से ज़रा भी कम नहीं थी। ज़ू वुआन के क्राउन प्रिंस यूनच होने की खबर ने इतना बड़ा असर डाला था। इससे कोर्ट में हंगामा कैसे नहीं होता। इसलिए ज़ू वुआन पर बार बार इम्पीचमेंट लगाया गया। एक नकली यूनच क्राउन प्रिंस के तौर पर जो बच्चे भी पैदा नहीं कर सकता था, वह नाइन झाओ किंगडम का क्राउन प्रिंस बनने के लायक कैसे हो सकता था। हालांकि नाइन झाओ नेशन सदर्न वेस्टलैंड में सिर्फ एक मिड लेवल एम्पायर था, यह कोई गुमनाम देश नहीं था। कई दशकों की लगातार जीत के बाद इसने बहुत नाम कमाया था। इतना बड़ा देश एक नकली यूनच को क्राउन प्रिंस कैसे बनने दे सकता था। इस वजह से शाही सेंसर ने झू वियांग पर इम्पीचमेंट के लिए एक पेटिशन फाइल की, जिसमें पागल सम्राट झू झेनवू से रिक्वेस्ट की गई कि वह हिजड़ा क्राउन प्रिंस झू वियांग को हटा दें और किसी असली आदमी या औरत को क्राउन प्रिंस अपॉइंट करें। डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि आदमी और औरतें दोनों ही खेती कर सकते थे, इसलिए कई ताकतवर महिला योद्धा उभरी थीं। उनमें कई बेमिसाल एक्सपर्ट थीं, इसलिए औरतों का स्टेटस काफ़ी ऊंचा था। सदर्न वेस्टलैंड के कई राजवंशों में राजकुमारियों को क्राउन प्रिंस बनने की इजाज़त थी। झू वुआन से पहले के 17 क्राउन प्रिंस में से 3 महिला क्राउन प्रिंस थीं। हालांकि वे सभी बहुत बुरी तरह मरे, कई पुरुष राजकुमारों से भी ज़्यादा बुरी तरह। होस्ट को बधाई की सेंसर लिएन ने जिंदगी में पहली बार उन पर इम्पीचमेंट लगाया। आपने 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई की सेंसर वान कियांग ने जिंदगी में पहली बार उन पर इम्पीचमेंट लगाया। आपने 1000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। हालांकि इन सेंसर के इम्पीचमेंट से ज़ू वुआन को ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं मिले, और जब कुछ ऊंचे रैंक वाले सेंसर ने ज़ू वुआन पर इम्पीचमेंट लगाया, तभी उन्हें थोड़ी और ब्रेक थ्रू मिली। हालांकि सेंसर बहुत ज़्यादा थे। कई ताकतवर अधिकारी भी थे जिन्होंने क्राउन प्रिंस को बदलने की उम्मीद में ज़ू वियांग पर इम्पीचमेंट लगाया था। इस बर्फ के टुकड़े जैसे मेमोरियल के सामने पागल सम्राट ज़ू झेनवू के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और नकली हिजड़ा ज़ू वियांग को भी लगा कि उसका सिर सुन्न हो गया है। उसे दिन के 24 घंटे काम करना पड़ता था और झू वियांग भी इसे झेल नहीं पा रहा था। क्या वे ठीक से आराम नहीं कर सकते? क्या वे एक खास बात पर ध्यान नहीं दे सकते और मिलकर उसे दोषी नहीं ठहरा सकते? डोंगयुआन कॉन्टिनेंट पर एक दिन में 24 घंटे होते थे और हर घंटा धरती के 2 घंटे के बराबर होता था।
शुरुआत में झू वुआन अभी भी थोड़ा असहज था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। इतने सारे इल्ज़ामों के बावजूद ऐसा नहीं था कि पागल सम्राट ज़ू झेनवू ज़ू वुआन इस कचरा जोड़ नाकाबिल जोड़ नकली हिजड़ा क्राउन प्रिंस को हटाना नहीं चाहते थे, लेकिन ये फिर भी वही सज़ा थी। ज़ू वुआन को क्राउन प्रिंस बने सिर्फ आधे महीने से ज़्यादा हुए थे। अगर उन्हें इतनी जल्दी हटा दिया जाता तो जियू झाओ देश और पागल सम्राट ज़ू झेनवू की बेइज्जती ज़रूर और भी कम हो जाती। इसके अलावा उनकी बेइज्जती पहले ही हो चुकी थी। अगर वे नया क्राउन प्रिंस बना भी लेते तो भी वे ज़्यादा बेइज्जती नहीं बचा पाते। इससे सिर्फ नौ झाओ देश और पागल सम्राट ज़ू झेनवू की बेइज्जती और भी कम हो जाती। जब ऐसा था तो उन्हें क्राउन प्रिंस को इतनी जल्दी क्यों बदलना पड़ा? इसके अलावा कुछ राजकुमार और राजकुमारियां जिन्हें क्राउन प्रिंस बनने के लिए मजबूर किया जा सकता था, दबाव डाल रहे थे, और कुछ ताकतवर अधिकारी जो उनका साथ दे रहे थे, वे भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। इसलिए हालांकि ज़ू वुआन पर कई सेनेटर ने इम्पीचमेंट लगाया था, लेकिन वह उन्हें कम समय में क्राउन प्रिंस के पद से हटाए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हालांकि झू वुआन ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अगर मुमकिन होता तो वह नौ झाओ राष्ट्र के क्राउन प्रिंस नहीं बनना चाहते थे। वह बस शांति से खेती करना चाहते थे। नहीं तो अगर वह इस पोजीशन में बैठता तो न सिर्फ पागल सम्राट ज़ू झेनवू और कई राजकुमार और राजकुमारियां उस पर लगातार नज़र रखती, बल्कि ज़रा सी भी हरकत से दरबार में हंगामा मच जाता। वैसे पिछली होस्ट भी इतनी ही बेकार थी, लेकिन उसने कभी नहीं सुना था कि उसे इतने बेइज्जती वाले निकनेम दिए गए हों, जैसे एक बेकार राजकुमार, एक नाकाबिल राजकुमार, एक हिजड़ा राजकुमार, एक बेवकूफ़ राजकुमार। लोकप्रिय कहावत मैं क्राउन प्रिंस से भी ज़्यादा शानदार हूँ ज़ू वयांग से ही बनी थी। इतिहास का सबसे बुरा क्राउन प्रिंस भी ज़ू वयांग के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर वह क्राउन प्रिंस की पोजीशन पर नहीं बैठता तो क्या ज़ू वयांग अब भी इतनी शान पा पाता? जवाब जाहिर है, नहीं था। क्राउन प्रिंस बनने से पहले असली मालिक कमज़ोर और नाकाबिल था, डर से कांपता था, उसके ग्रेड खराब थे और समझ कम थी। लेकिन इससे कोई हंगामा नहीं हुआ। जब बात ज़ू वुआन की आई तो इतना बड़ा हंगामा क्यों हुआ? जिस बात ने ज़ू वुआन को और भी हैरान कर दिया वह ये थी कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत सारी बुरी बदनामी एक साथ जमा हो गई और आखिरकार बदल गई। जब ज़ू वुआन को लगा कि उसने जो ब्रेक थ्रू पॉइंट हासिल किया था वह अपनी लिमिट तक पहुंच गया है, तो ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की एक और बड़ी लहर धमाके के साथ आए। होस्ट को बधाई कि तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार इंपीरियल सिटी का मजाक बन गए। तुमने 3 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार 9 झाओ नेशन का मजाक बन गए। तुमने 9 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। होस्ट को बधाई कि तुम अपनी ज़िंदगी में पहली बार सदर्न वेस्टलैंड देशों का मजाक बन गए। तुमने 26 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल किए हैं। पिछले 3 सिस्टम नोटिफिकेशंस को देखकर ज़ू वयांग को पता चल गया था कि मामला सीरियस है। ज़ू वानहाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मिथिकल सीक्रेट टेक्निक एजियो ड्रैगन मस्टर्ड की मदद से वह निंग ताइयू के साथ इंस्पेक्शन से सफलतापूर्वक छिप जाएगा और किस्मत से अपनी जान बचा लेगा। हालांकि ये चेकअप बाद में उसके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर देगा। अगर वह इस परेशानी को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता तो ज़ू वुआन शायद जल्द ही मर जाता। ब्रेक थ्रू पॉइंट्स की पिछली लहर की मदद से ज़ू वुआन की ताकत पहले ही कास्ट पल्स के 10वें टियर की लिमिट तक पहुंच चुकी थी। उसके निचले डेंटियन में इनक्यूई बादल पहले ही 9 मीटर के दायरे में इकट्ठा हो गए थे और काले हो गए थे। वह ज़ियानटियन दायरे में पहुंचने से बस एक कदम दूर था। इस समय उसने लगभग 40,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, जिनमें से 90% ज़बरदस्ती ज़ू वुआन के शरीर में डाल दिए गए थे। ज़ू वुआन की अभी की ताकत और एजियो ड्रैगन मस्टर्ड में मिली उपलब्धियों के साथ वह ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ब्रेक थ्रू पॉइंट्स ही दबा सकता था। इतने सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स के असर का सामना करते हुए ज़ू वुआन इसे बिल्कुल भी नहीं दबा सका। इसलिए वह सिर्फ ब्रेक थ्रू ही कर सका। उसके पिछले ब्रेक थ्रू को सिर्फ दर्जनों घंटे हुए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से ब्रेक थ्रू कर पाएगा। क्या ये वह मशहूर कहावत है कि अच्छे काम बेकार नहीं जाते और बुरे काम हज़ारों मील चलते हैं? निंग ताइयू ने उसे नकली हिजड़ा समझ लिया था। उसे 10 दिन से भी कम समय हुआ था और यह खबर यहाँ तक फैल गई थी। ये पिछली बुरी रेप्यूटेशन के साथ मिलकर बदल भी गई थी। आखिर में नए क्राउन प्रिंस झू वयांग पूरे इंपीरियल सिटी, पूरे देश और यहाँ तक कि आधे सदर्न वेस्टलैंड में भी मजाक का पात्र बन गए थे। ये बकवास था, मैं इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? उसने सोचा था कि अपने बेडरूम में छिपकर और हर दिन अपने बिस्तर पर लेटकर वह स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के जाल से बच सकता है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह पहले से ही ऐसा था तो भी वह सिर्फ 20 दिनों में इस लेवल तक पहुंच जाएगा। क्या इतनी सारी दुनियाओं में कोई ऐसा शर्मनाक ट्रांसमाइग्रेटर था? अगर उन लोगों को जिन्होंने गपशप करके ज़ू वुआन को 9 झाओ साम्राज्य का मजाक बना दिया था इस बात का पता चल जाता तो कौन जानता था कि वे क्या सोचते।
आखिरकार उनके कामों से ज़ू वुयान को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट ज़ू वुयान की ताकत लगातार बढ़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती गई। बढ़ने की यह स्पीड ज़ू वुयान के आमतौर पर ब्रेकर थ्रू स्टोन्स कमाने की स्पीड से कहीं ज़्यादा थी। उसने सच में बार बार खुद को हद से ज़्यादा कर लिया था। मैं सच में नहीं चाहता कि ऐसा हो। तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। ड्रैगन और सांप बेतहाशा नाच रहे थे और हवा और बादल बदल रहे थे। ज़ू वुयान के निचले डेंटियन में ज़बरदस्त बदलाव हो रहा था। एक बार जब ये बदलाव सफलतापूर्वक पूरा हो गया तो ज़ू वुयान की ताकत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। कास्ट मेरिडियन स्टेज से ज़ियानेटियन स्टेज तक आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी काम था बादलों को इकट्ठा करना और बारिश बनाना। बादल इन क्यूई के बादल थे, जबकि बारिश इन क्यूई के बादल थे जो बहुत ज़्यादा कंडेंस हो गए थे। वहाँ से एक बड़ा बदलाव होगा और इननेट इन क्यूई में बदल जाएगा। कोनेट स्टेज तक पहुंचने का मुख्य मकसद शरीर में इन क्यूई बादलों को कंप्रेस और कंडेंस करके कोनेट रेन में बदलना था। ये ठीक वैसा ही था जैसे जब कोई मार्शल आर्टिस्ट बॉडी टेम्परिंग स्टेज में होता है तो उसे खून और क्यूई की ताकत को खून और क्यूई रेन में कंडेंस करना होता है। हालांकि खून के सार की ताकत की तुलना में इन क्यूई का ट्रांसफॉर्मेशन, जो असाधारण एनर्जी थी, साफ तौर पर ज़्यादा मुश्किल था। ज़ू वुयान के शरीर के अंदर बिजली के सांप घूम रहे थे। इन क्यूई के अशांत बादल एक खास पैटर्न के अनुसार घूम रहे थे और कंडेंस हो रहे थे और घने और गहरे होते जा रहे थे। जैसे ही काले बादल टकराए, बिजली चमकी। ज़ू वुयान पूरी तरह से उसमें डूबी हुई थी, अपने शरीर में अंदर की चीकी नदी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ब्रेकर थ्रू पॉइंट से बदली हुई अजीब शक्ति लगातार आती रही, या अंदर की चीके बादलों में मिल गई, या एक शक्तिशाली दबाव में बदल गई, या ज़ू वुयान के शरीर और चक्र मेरिडियन की रक्षा की। ये व्यवस्थित और व्यवस्थित था। कास्ट मेरिडियन स्टेज से ज़ियानेटियन स्टेज तक पहुंचने की मुश्किल साफ थी। यह अर्थ पास के खुलने से कहीं ज़्यादा थी। दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। लेकिन ब्रेकर थ्रू पॉइंट को एक विंग की तरह इस्तेमाल करने से ज़ू वुयान के ब्रेकर थ्रू की मुश्किल बेशक 10 गुना से भी ज़्यादा कम हो गई थी। इसके अलावा ब्रेकर थ्रू पॉइंट की सुरक्षा के साथ ज़ू वुयान को ब्रेकर थ्रू करने के बाद मिलने वाले फ़ायदे और भी ज़्यादा होंगे। का ज़ू वुयान को अपने शरीर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी और उसके अंदर के अंग भी फड़क रहे थे। चाहे वह उसके निचले डेंटियन में इंटरनल क्यूई नदी हो या उसके 9 मुख्य चक्र मेरिडियन में इंटरनल क्यूई नदी, वे सभी बहुत तेज स्पीड से घूम रहे थे और इकट्ठा हो रहे थे। काले बादल और भी काले होते गए और बिजली और भी ज़्यादा चमकने लगी। ज़ू वुयान पर जो प्रेशर था वह भी और भी ज़्यादा बढ़ता गया। बिजली की किरणें ज़ू वुयान के शरीर के हर हिस्से में फैल गईं। इससे ज़ू वुयान को नुकसान तो हुआ ही, साथ ही ज़ू वुयान के शरीर पर भी असर पड़ा, जिससे ज़ू वुयान के चारों ओर भूरे काले धुएं के रेशे उठने लगे। ये ज़ू वुयान के शरीर की गंदगी थी जो भाप बनकर उड़ गई थी। आम हालात में बिजली गिरने से खराब हुए शरीर के हिस्से को सिर्फ वही मार्शल आर्टिस्ट पूरी तरह से ठीक कर सकता था जिसने ज़ियानेटियन इन युआन की मदद से ज़ियानेटियन स्टेज में जगह बनाई हो। भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार जब वे ज़ियानेटियन दायरे में जगह बनाने में नाकाम रहे तो ये चोटें हमेशा के लिए उनके शरीर पर रह सकती थीं और ज़िंदगी भर नहीं हट सकती थीं। जाहिर है, इससे मार्शल आर्टिस्ट की ज़ियानेटियन बेड़ियों को फिर से तोड़ने की कोशिश पर भी असर पड़ेगा। इसलिए जब कोई मार्शल आर्टिस्ट ज़ियानेटियन दायरे में जगह बनाने की कोशिश करता है तो पहली बार सफलता की दर सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी बार थोड़ी कमज़ोर होती है और तीसरी बार तो लगभग नामुमकिन होती है। लेकिन ज़ू वुयान अलग था। जब बहुत सारे ब्रेकर थ्रू पॉइंट को लगा कि ज़ू वुयान के शरीर में चोट लगी है तो वह तुरंत एक और अजीब हीलिंग पावर में बदल गई जो ज़ू वुयान के शरीर के चोट वाले हिस्सों में घुस गई और उन्हें बहुत तेज़ी से ठीक कर दिया। ज़ू वुयान का घायल शरीर बहुत जल्दी ठीक हो गया। भले ही ज़ू वुयान इस बार कोनेट स्टेज तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इससे उसकी अगली कोशिश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लाखों ब्रेकर थ्रू पॉइंट्स के सपोर्ट के साथ ज़ू वुयान इस रुकावट को कैसे नहीं तोड़ पाया। बूम! कुछ देर बाद ज़ू वुयान के शरीर से एक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ ज़ू वुयान के निचले डेंटियन में कोनेट इनर एसेंस की एक बूंद दिखाई दी। फिर जन्मजात अंदरूनी सार की यह बूंद जियांगहे के मेरिडियन फोजिंग रिकॉर्ड से एक रहस्यमयी लेकिन अलग रास्ते के अनुसार ज़ू वुयान के निचले डेंटियन और 9 चक्र मेरिडियन में घूमने लगी। यह विशाल समुद्र की उत्पत्ति का ग्रंथ था। यह एकमात्र पौराणिक स्तर की साधना तकनीक भी थी जिसे ज़ू शाही परिवार के वंशज लाइब्रेरी में देख सकते थे। असली मालिक ने कुछ साल पहले ही इसे याद कर लिया था। दुर्भाग्य से कई साल बिताने के बाद वह इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। यह ज़ू शाही परिवार की सबसे ऊंचे स्तर की साधना तकनीक थी, लेकिन ये सबसे कठिन साधना तकनीक भी थी। ऐसा कहा जाता था कि ज़ू शाही परिवार के पूर्वजों की पहली पीढ़ी के अलावा कोई भी इस पौराणिक स्तर की साधना तकनीक की साधना नहीं कर सकता था। वे शुरुआती स्तर तक भी नहीं पहुंच सके। हालांकि कुछ दिन पहले ज़ू वुयान को इस तकनीक की शुरुआती समझ पहले ही मिल गई थी,
जिसे जू शाही परिवार की सबसे कठिन तकनीक के रूप में जाना जाता था। यह एक बेमिसाल दिव्य तकनीक थी जिसे पागल सम्राट जू जेनवू भी नहीं सीख पाए थे। सभी नदियां मिलती थीं और नदियां समुद्र में मिल जाती थीं। इमेंसिटी सी एसेंस कोडेक्स जियांग हे वेन बिल्डिंग रिकॉर्ड से पूरी तरह जुड़ सकता था। इस तरह एक ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा शुद्ध, ज़्यादा सबको साथ लेकर चलने वाला और ज़्यादा हमेशा बदलने वाला शरीर बना सकता था। इमेंसिटी सी इनर एसेंस। इटर्नल सी का अंदरूनी एसेंस जियांग हे के अंदरूनी क्यूई से कहीं बेहतर था और दोनों के बीच कम से कम 10 गुना का अंतर था। इसके अलावा ये कभी न खत्म होने वाला था और अपना खुद का साइकिल बनाता था। 9 बड़े चक्र मेरिडियन और निचले डेंटियन से बने छोटे साइकिल के साथ मिलकर यह जू वुआन के अंदरूनी एसेंस को लगभग कभी खत्म नहीं होने दे सकता था। बेशक अगर जू वुआन कुछ ज़्यादा खपत वाले मूव्स इस्तेमाल करता रहा तो वास्ट सी एसेंस ओपस और 9 बड़े चक्र मेरिडियन इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हालांकि जू वुआंग आर्म मूव्स और मार्शल आर्ट लगभग कभी न खत्म होने वाले तरीके से कर सकता था। जियांग हे का वेन फोर्जिंग रिकॉर्ड और इटर्नल सी एसेंस कोडेक्स पूरी तरह से जुड़े हुए थे। इटर्नल सी इनर एसेंस की पहली बूंद के दिखने के साथ दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, वे एक के बाद एक दिखाई दीं। शुरुआत में सब कुछ मुश्किल था। पहली सफलता के साथ भविष्य में सफल होना बहुत आसान होगा। जू वुआन के शरीर में नदी की अंदरूनी ची इतनी तेजी से कम हो रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था और उसकी जगह लगातार बढ़ते हुए वास्ट सी इनर एसेंस ने ले ली। जब जू वुआन के शरीर में नदी की सारी अंदरूनी ची वास्ट सी इनर एसेंस में बदल गई तो इसका मतलब ये भी था कि जू वुआन की ताकत कुदरती खाई की बेड़ियों को तोड़कर मार्शल आर्टिस्ट के आखिरी स्टेज तक पहुंच गई थी। जन्मजात स्टेज। वह 100 साल से ज्यादा जिंदा रहा, एक अमर इंसान की तरह, आम लोगों से कहीं बेहतर। जियांग हे के मेरिडियन फोर्जिंग मैनुअल के सर्कुलेशन ट्रेजेक्टरी को उसके 9 बड़े चक्रों और निचले डेंटियन में वास्ट सी एसेंस ओपस के सर्कुलेशन ट्रेजेक्टरी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। वास्ट सी इनर एसेंस ने जियांग हे की अंदरूनी ची के लगभग सभी फायदे ले लिए थे और इसने उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया था। जब अंदर का सार सब्लिमेट होता है तो यह नेचुरली शरीर को पोषण देगा। जू वुआन का शरीर जमीन के एक टुकड़े जैसा था जो बहुत समय से सूख गया था। यह विशाल समुद्र के अंदर के सार को बहुत तेजी से सोख रहा था। विशाल समुद्र ओरिजिन कोड में शरीर को ठीक करने का तरीका उसके दिमाग में आया। जू वुआन ने अपने शरीर के हर हिस्से को सही तरीके से पीटा, ठीक किया और बेहतर बनाया। ताकत बढ़ी, स्पीड बढ़ी, डिफेंस बढ़ा, स्पिरिट सब्लिमेट हुई। जू वुआन की ओवरऑल क्वालिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, कास्ट वेन के 10वें टियर पर होने से कहीं ज्यादा। दोनों का जिक्र एक ही सांस में नहीं किया जा सकता था। जू वुआन को लगा जैसे वह बेड़ियों की परतों से आज़ाद हो गई हो और दुनिया की हर चीज़ साफ हो गई। निचले डेंटियन और 9 मुख्य चक्र मेरिडियन भी विशाल समुद्र के अंदर के सार से पोषित और ठीक हो गए और ज्यादा सख्त और लचीले हो गए। वे ज्यादा अंदरूनी भावना को मान सकते थे और कुछ आम चोटों को आसानी से झेल सकते थे। जू वुआन की ताकत 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई थी। होस्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार शुरुआती स्टेज के कोने दायरे में आने के लिए बधाई। तुम्हें 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले हैं। नेचुरल खाई की बेड़ियों को तोड़कर और कोनेट स्टेज तक आगे बढ़ने पर जू वुआन को इनाम के तौर पर कुल 10 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले थे, जिनमें से 9 मिलियन जबरदस्ती जू वुआन के शरीर में डाले गए थे। उसे पहले के लाखों ब्रेक थ्रू पॉइंट्स इस्तेमाल करने थे और अब 9 मिलियन ब्रेक थ्रू पॉइंट्स थे। जू वुआन को थोड़ा पेट भी फूला हुआ महसूस हुआ, जैसे उसने बहुत ज्यादा खा लिया हो। ज्यादा सोचे बिना जू वुआन ने अपना सारा ध्यान कल्टीवेशन और इम्प्रूवमेंट पर लगाया। उसने वेस्ट सी एसेंस ओपस को बहुत ज्यादा सर्कुलेट किया और वेस्ट सी इनर एसेंस की एक बड़ी मात्रा लगातार दिखाई दी, जिससे धीरे धीरे उसके निचले डेंटियन में एक छोटा सा गड्ढा बन गया। फिर छोटा गड्ढा नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से फैलने लगा। यह एक खुबानी के साइज का था, एक सेब के साइज का, एक कटोरे के साइज का, एक बेसिन। निचला डेंटियन 9 चक्र मेरिडियन जैसा ही था। ये भ्रम और असलियत के बीच था। ऐसा लगता था जैसे ये किसी दूसरी जगह पर मौजूद हो। इसलिए जब कोई अंदर देखता था तो जो दिखता था और जो असलियत थी उसमें कुछ फर्क होता था। जू वुआन की समझ में उसके निचले डेंटियन में अंदर का सार पहले से ही पानी की टंकी के साइज का गड्ढा बना चुका था। लेकिन बाहर वालों की नज़र में विशाल समुद्र का अंदर का सार जू वुआन के शरीर में मौजूद था, इसलिए यह पानी की टंकी के साइज का नहीं हो सकता था। आखिर जू वुआन की उम्र कितनी थी? आम लोग समझ नहीं पाए और उन्हें बस लगा कि यह बहुत जादुई है। उन्हें शायद ये भी लगा कि कुछ मार्शल आर्टिस्ट शेखी बघार रहे हैं। लेकिन सिर्फ वही मार्शल आर्टिस्ट जानते थे जो काफ़ी ऊंचे दायरे में आ चुके थे कि यह सब सच है। बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट बहुत तेज स्पीड से शुद्ध और अजीब ताकत में बदल गए। इसे वास्ट सी एसेंस ओपस आसानी से एब्जॉर्ब और पचा सकता था और आखिर में वास्ट सी इन में बदल गया। एसेंस जू वुआन की ताकत को लगातार ऊपर ले जा रहा था। विशाल समुद्र के विशाल और शुद्ध अंदरूनी एसेंस ने जू वुआन के शरीर को और पोषण और बेहतरी दी।
उसकी स्किन, मसल्स, हड्डियां और 5 अंदरूनी अंग जो पहले ही एक खास लिमिट तक पहुंच चुके थे, वे एक कदम और आगे बढ़े और अपनी लिमिट को तोड़ते हुए और ज़्यादा मजबूत और ताकतवर बनते गए। यह एक परफेक्ट साइकिल था। मार्शल आर्ट्स के रास्ते का सुधार और तरक्की धरती पर हाईटेक इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा थी। धरती पर हाईटेक इंडस्ट्री को डेवलप हुए सिर्फ कुछ 100 साल हुए थे, लेकिन डोंगयुआन कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट्स का रास्ता कम से कम लाखों सालों से डेवलप हो रहा था। दोनों बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं थे। भले ही डोंगयुआन कॉन्टिनेंट पर समझदार जीव सभी सुअर के दिमाग के थे, उन्होंने मार्शल आर्ट्स के रास्ते को परफेक्ट बनाने में इतने साल बिताए थे जो धरती पर हाईटेक इंडस्ट्री से कहीं बेहतर था। स्किन रिफाइनिंग, मसल रिफाइनिंग, टेंडन रिफाइनिंग, गोल्डन बोन के बॉडी टेम्परिंग स्टेज से रिफाइनिंग, 5 अंगों की रिफाइनिंग, बोन मैरो की रिफाइनिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिफाइनिंग, इनक्यूई सीड, अर्थ पास स्टेज से लेकर अर्थ चक्र मेरिडियन के फाउंडेशन स्टेज तक, सी फ्लो चक्र मेरिडियन, लाइफ क्यूई चक्र मेरिडियन, हेवन स्वेलोइंग चक्र मेरिडियन, 7 हॉट चक्र मेरिडियन, हेवन आई चक्र मेरिडियन, इल्यूजन साउंड चक्र मेरिडियन, माइरियड यंग चक्र मेरिडियन, लोड्स चक्र मेरिडियन और फिर कॉर्नेट स्टेज तक। वे आपस में जुड़े हुए थे, एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत को एक के बाद एक पीक पर पहुंचाते थे, एक के बाद एक लिमिट तोड़ते थे और इस तरह उनके पास इतनी भयानक ताकत होती थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे धरती पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फिलहाल हासिल नहीं कर सकती थी। हालांकि यह स्वर्ग और धरती की स्पिरिचुअल क्यूई की वजह से था, लेकिन डोंगयुआन कॉन्टिनेंट के मार्शल आर्टिस्ट की कोशिशें भी बहुत ज़रूरी थीं। टेम्पर्ड बॉडी स्टेज से लेकर कास्ट मेरिडियन स्टेज तक और कोनेट स्टेज तक, जू वुवान ने एक बेदाग दाव फाउंडेशन और ब्रेक थ्रू पॉइंट्स होने के फायदे पर भरोसा किया था ताकि सबसे अच्छे और सबसे सॉलिड बेजोड़ मार्शल आर्ट्स और लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स को चुनकर स्टेप बाय स्टेप फायदा उठाया जा सके। बस इसी पल उसने नेचुरल खाई की बेड़ियों को तोड़ा और कोनेट स्टेज तक पहुंचा। उसका कल्टिवेशन फाउंडेशन इतना मजबूत था कि आम लोगों के लिए इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि मैड एम्परर जू झेनवू का कल्टिवेशन फाउंडेशन जू वयांग से 10 गुना ज़्यादा कमज़ोर था। ऐसे सॉलिड कल्टिवेशन फाउंडेशन ने नेचुरली जू वयांग को इतनी ताकत दी कि वह आम लोगों से कहीं ज़्यादा थी। उसी लेवल के मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में जू वयांग हावी होने के लिए काफ़ी था। इस समय ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं होगा कि जू वानहाओ कोनेट रियल्म के शुरुआती स्टेज में कोई हरा नहीं सकता था। असल में ज़्यादातर मिड स्टेज कोनेट रियल्म मार्शल आर्टिस्ट जू वानहाओ के मुकाबले के नहीं थे। अगर उसका सामना कुछ कमज़ोर लेट स्टेज कोनेट रियल्म मार्शल आर्टिस्ट से होता तो शायद जू वुवान उनसे मुकाबला कर पाती। दूसरे शब्दों में, जू वुवान की अभी की ताकत के साथ वह मुश्किल से ही एक क्वासी टॉप एक्सपर्ट कहलाने के लायक थी। बड़े नाइन झाओ कंट्री में ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को कमज़ोर नहीं माना जाता था। वह आसानी से किसी काउंटी या किसी प्रीफेक्चर का ओवरलॉर्ड बन सकता था, जिसके पास ऐसी भयानक कॉम्बैट स्ट्रेंथ होती थी जिसकी आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इंपीरियल पैलेस में भी, जहां एक्सपर्ट बादलों की तरह आम थे, जू वुवान की ताकत टॉप में गिनी जाती थी। ये जानना ज़रूरी था कि जू वयांग के पास लड़ाई में चौथे लेवल का 9 ड्रैगन फिस्ट था, चकमा देने में इल्यूजन गॉड स्टेप्स की थोड़ी कामयाबी थी और सेबर ड्राइंग स्किल की ऐसी ताकत थी जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वह इसे लंबे समय से पाल रहा था। एक बार जब मिस्टीरियस क्लाउड सेबर को निकाला गया तो उसकी ताकत 9 ड्रैगन फिस्ट से कहीं ज़्यादा थी। इन सब को मिलाकर जू वयांग की लड़ने की ताकत सच में ज़बरदस्त थी। जब तक उसने सभी ब्रेक थ्रू पॉइंट्स को हासिल कर लिया, जू वुवान की ताकत कोनेट रियल्म के शुरुआती स्टेज में पूरी तरह से स्थिर हो गई थी और कोनेट रियल्म के बीच के स्टेज की ओर बहुत आगे बढ़ गई थी। अगर कुछ भी अचानक नहीं हुआ तो जू वुवान कुछ ही दिनों में रुकावट को तोड़कर कोनेट रियल्म के बीच के स्टेज में आगे बढ़ जाएगा। उसकी ताकत पहले ही इतनी बढ़ गई थी कि वह उसे कितना भी दबा नहीं सकता था। इसके अलावा अगर वह इसे दबाता रहा तो ये थोड़ा दोगलापन लगेगा। ऐसे में अपनी पूरी ताकत से अपनी ताकत बढ़ाने का समय आ गया था। कछुआ बनने का नाटक करने और पागल सम्राट जू झेनवू के खुद मरने का इंतजार करने के मुकाबले अभी के जू वुवान के लिए अपनी ताकत बढ़ाने और जू झेनवू से आगे निकलने का ये सबसे सुरक्षित और तेज तरीका था। अभी 1 महीने पहले जू वयांग अभी भी सोच रहा था कि अपने सुधार की रफ्तार से, स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम की मदद से भी उसे उस पॉइंट तक पहुंचने में कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे जहां वह जू झेनवू को टक्कर दे सके। हालांकि जू वुवान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भले ही उसने अपनी ताकत बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कम ब्रेक थ्रू पॉइंट कमाने के लिए वह इतने लंबे समय तक अपने बेडरूम में छिपा रहा और एक बार भी बाहर नहीं गया। उसने आत्मदाह, खुद को नुकसान पहुंचाने और अपनी इज्जत खराब करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आखिर में न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ने की स्पीड धीमी हुई, बल्कि वह और भी तेज होती गई। हर बार उसने खुद को मात दी और जू वयांग को और भी तेजी से ब्रेक थ्रू पॉइंट्स दिलाए। यह इतनी तेजी थी कि वह भी हैरान रह गया। खासकर इस बार वह अचानक एक नकली हिजड़ा बन गया था जिससे जू वयांग पूरी दुनिया में फेमस हो गया था।
इससे उसे बहुत सारे ब्रेक थ्रू पॉइंट्स मिले थे और उसकी ताकत लगातार बढ़ती गई थी। जू वानहाओ को क्या कहना चाहिए? मेरा दिल चांद पर था, लेकिन चांद खाई पर चमकता है। पेड़ शांत रहना चाहता है, लेकिन हवा नहीं रुकती। बेटा बड़ा होना चाहता है, लेकिन माता पिता यहाँ नहीं हैं। मैं सच में आगे नहीं बढ़ना चाहता। हालांकि जब उसने सिर्फ 20 दिनों में सुधार की स्पीड के बारे में सोचा तो जू वुवान को लगा कि ऐसा कहना थोड़ा दिखावा है। तुम इतनी जल्दी आगे बढ़ गए, भले ही तुम नहीं चाहते थे। अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते तो ये कितनी तेजी से होता। तुम स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? असल में जू वुवान सच में आगे बढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन किसे पता था कि वह हमेशा खुद से आगे निकल जाएगा। कुछ राजकुमारों, राजकुमारियों और रखेलों की मदद से जू वुवान की ताकत बढ़ गई। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी ताकत को बढ़ने से बुरी तरह दबा रहा था, लेकिन असल में उसने अपनी ताकत को और भी तेजी से बढ़ने दिया था। यह एक ऐसा नतीजा था जिसकी जू वयांग ने भी उम्मीद नहीं की थी।